Hello everyone and welcome to NSOL and Education. My name is Navin Kumar. Today in this video lecture we will discuss DNA supercoiling और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लिंकिंग नंबर क्या है, रीप नंबर क्या है, ट्विस्ट नंबर क्या है, इन सबको समझेंगे एंड सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सुपरकॉइलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सुपरकॉइलिंग? सुपरकॉइलिंग क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सुपरकॉइलिंग की तो इसकी अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो आप कह सकते हैं दैट सुपर कॉइलिंग इज द कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल। तो फॉर एग्जांपल कि ये कॉइल है, ओके, और जब ये कॉइल अपने आप में ही कॉइल होने लगे इस तरीके से, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। ठीक है, कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल। एग्जाम्पल के लिए आप इस इमेज को देखिए, ये आपका ये ओल्ड टेलीफोन है जो आपने अपने घरों में देखे होंगे बचपन में। और ये जो टेलीफोन का जो वायर होता है वो स्प्रिंग शेप का होता है, राइट? हेलिकल शेप है इसकी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये है नॉर्मल कॉइल, यानी कि ये हेलिकल शेप है इस वायर की। कैसी शेप है? हेलिकल। बट कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि अपने आप में दोबारा से कॉइल होने लगा है, ठीक है ना? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो इसे क्या है? कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल इज व्हाट वी कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। ठीक है, कि एक ये जो हेलिकल शेप है इसको हम कॉइल बोल रहे हैं, ठीक है। और जब ये अपने आप में दोबारा से कॉइल होने लगे तो उसको हमने बोला सुपर कॉइलिंग। और इसी टाइप का जो बिहेवियर है वो डीएनए भी शो करता है। अच्छा, ये बिहेवियर आता कैसे है? ये शेप बनती क्यों है? ये बनती है जब कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है इस कॉइल के अंदर। ठीक है, अब ये स्ट्रेन किस वजह से प्रोड्यूस होता है ये मैं आपको आगे शो करूंगा। अभी आपको मैं एक स्ट्रेन शो करने का जो डीएनए में कैसे हो रहा है वो तो अभी आगे दिखाऊंगा। बट इन जो हमारा डेली लाइफ में जो एक्सपोजर है, ठीक है, अगर हम उसमें से कोई एग्जांपल लें तो आप ये कंसीडर कीजिए कि ये आपके पास थ्रेड है, ठीक है। दो आपस में जो है इंटरबाउंड, जैसे आपने डीएनए में देखा है, ठीक है। डीएनए में आपको पता है कि इसमें कितने होते हैं? दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, आपस में अटैच्ड हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कैसे होते हैं? डबल हेलिकल शेप है। सेम टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये भी डबल हेलिकल शेप है, ठीक है। अब इसमें से क्या करिए कि एक साइड तो इसको फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक साइड को फिक्स्ड कर दिया है, और जो दूसरे दो एंड हैं उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेचिंग से क्या होगा? इसके स्ट्रेच करने से ये जो स्ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में बाकी जो कॉइल है उसको फर्दर और ज्यादा हाईली कॉइल्ड होने पे विवश करेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये फोर्स कर रहा है कि कॉइल और ज्यादा हाईली कॉइल्ड हो जाए, ठीक है, यानी कि और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए कॉइलिंग, राइट? ये हुआ इसकी वजह से। सो एक टाइम आएगा जब इसमें कोई ऐसा स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा स्पेस नहीं बचेगा इनके पास इस थ्रेड में कि ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट हो सके। तो उस समय क्या होगा? उस समय इस तरीके से वायर फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस समय जब ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा तो इसी को बोल रहे हैं हम सुपर कॉइलिंग। और ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई? ये आपने देखा जब यहाँ पर हमने स्ट्रेन प्रोड्यूस किया है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुई है सुपर कॉइलिंग। आई होप आपको सुपर कॉइलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल इज सुपर कॉइलिंग, ठीक है। ये आपने देखे है टेलीफोन वायर में इस टाइप का जो है शेप कभी कभी वायर में आपको देखने के लिए मिलता है। क्यों प्रोड्यूस हुआ उसका एक लॉजिकल रीजन मैंने आपको यहाँ पे इस इमेज में शो किया है, ठीक है। कि यहाँ पर आप उसको क्या है, ज्यादा जो है उसको टाइट करना चाह रहे हैं, कॉम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप इन दोनों को स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट? इनकी स्ट्रेचिंग से ये और ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगा, बट जब उसे स्पेस नहीं मिलेगा कहीं भी और फिर भी हम जो है उसको स्ट्रेन को प्रोड्यूस करते रहेंगे तो उसकी वजह से ये इस टाइप का स्ट्रक्चर एक्वायर्ड कर लेगा। ये आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जांपल बहुत अच्छे हैं सुपर कॉइलिंग को समझने के लिए।
इसी तरीके की जो सुपर कॉइलिंग है वो हमें डीएनए में भी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, क्योंकि डीएनए भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो वहां पर भी हमें सुपर कॉइलिंग देखने के लिए मिलती है। चलिए मैं आगे आपको शो करता हूँ। नाउ जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो आप डीएनए देख रहे हैं, ये है आपका रिलैक्स्ड डीएनए। कैसा ये आपका रिलैक्स डीएनए है। ठीक है, रिलैक्स डीएनए किसे बोलते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं रिलैक्स डीएनए की, तो रिलैक्स डीएनए होता है हमारा वो डीएनए जो हमने डिस्कस किया था, अभी अभी हमने जो डिस्कस किया था, बी फॉर्म डिस्कस करी थी डीएनए की, राइट? तो बी फॉर्म का अगर आपका डीएनए है, ओके, तो उसकी जो रिलैक्स स्टेट है वो होती है जब उसके एक टर्न में जब उसके एक टर्न में 10.4 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डीएनए की रिलैक्स स्टेट है। यानी कि डीएनए चाहता है कि जब उस पे कोई भी फोर्स ना लग रही हो, कोई स्ट्रेन ना डेवलप हो रहा हो, तो उस केस में वो चाहता है कि उसके एक टर्न में कितने हो, 10.4 बेस पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो दैट मीन्स आपका जो डीएनए है वो रिलैक्स्ड है। अगर अभी स्ट्रेन का कब कंडीशन आएगी, स्ट्रेस कंडीशन कब डेवलप होगी? स्ट्रेस कंडीशन या फिर जो सुपर कॉइलिंग है वो आपकी प्रोड्यूस होगी जब आपका ये इससे चेंज हो जाए। ठीक है, यानी कि एक टर्न में अगर नंबर ऑफ बेस पेयर चेंज हो जाते हैं बी फॉर्म के, तो उससे सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि आपके एक टर्न में या तो जो बेस पेयर्स हैं वो क्या हो जाए, वो लेस देन हो जाए 10.4 बेस पेयर। ठीक है, तो बेस पेयर का नंबर क्या हो जाए, लेस देन 10.4। और क्या हो सकता है, और ये कंडीशन हो सकती है कि जो आपके बेस पेयर्स हैं वो ज्यादा हो जाएं। ठीक है, 10.4 से ज्यादा हो जाए बेस पेयर पर टर्न। ठीक है, पर टर्न में जो बेस पेयर है उनका नंबर अगर 10.4 से लेस हो जाए, ठीक है, या तो लेस हो जाए या ज्यादा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो कब ये कम होगा, कब ये ज्यादा होगा, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये जो आपने देखा है यहाँ पर, ये क्या है, ये आपका रिलैक्स डीएनए है। ओके, और ये जो आप डीएनए देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला देखें, ये जो डीएनए है, ये है आपका सुपर कॉइल्ड डीएनए। ठीक है, तो आपने देखा एक नॉर्मल होता है और एक होता है सुपर कॉइल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफी कॉम्पैक्ट हो गया है, और ये जो है ये वाला कैसा है, रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो ओपन है। ओके, तो क्लियरली आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सुपर कॉइलिंग से डीएनए थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका सर्कुलर क्लोज क्लोज सर्कुलर डीएनए, आपका क्लोज सर्कुलर डीएनए। और जो क्लोज सर्कुलर डीएनए है, इसमें भी अगर हम क्या करें, इस क्लोज सर्कुलर डीएनए में अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सुपर कॉइल्ड हो जाएगा। तो कॉइलिंग ऑफ ए कॉइल इज व्हाट वी कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो आई होप ये जो बेसिक आइडिया है कि कॉइलिंग क्या है, ये आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और समझते हैं कि आखिर डीएनए में ये जो सुपर कॉइलिंग है वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में? ट्रांसक्रिप्शन में आपका डीएनए से बनता है क्या, आरएनए। ठीक है, उसके लिए जो एंजाइम होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों एंड जो है डीएनए के, वो किसी प्रोटीन की वजह से, कोई एक मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो दोनों एंड है वो कैसे हो गए हैं, वो फिक्स्ड हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन्स हैं, बड़े प्रोटीन हैं,
अब जब कोई लार्ज प्रोटीन होगा तो ये इन डीएनए स्ट्रैंड्स को रोटेट नहीं करने देगा, ठीक है। तो और ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पे आरएनए प्रोड्यूस कराना, बट आरएनए प्रोड्यूस कराने के लिए क्या जरूरी है, उसको प्रोड्यूस कराने के लिए दोनों स्ट्रैंड्स का सेपरेट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक दोनों स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होंगे तब तक आरएनए नहीं बन पाएगा, ये पॉलीमरेज रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको ओपन करने के लिए तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसको ओपन करना पड़ेगा। जब ये इसको ओपन करेगा तो वही कंडीशन आ जाएगी जैसी मैंने आपको स्टार्टिंग की एक इमेज में शो किया था, कि वो जो एक पर्सन है वो उसके दोनों थ्रेड को क्या कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उसको ओपन कर रहा था, ठीक है, ताकि आरएनए पॉलीमरेज रीड कर सके। लेकिन उसके आगे क्या हुआ था, उसके आगे हमने देखा था कि एक वॉल से फिक्स था वो, तो यहाँ पर जो है उसकी वजह से क्या थी, सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस हो गई थी, राइट, इस तरीके से। तो सुपर कॉइलिंग क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि हम इसे ओपन करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में जो मूव करेगा, तो ये इसे ओपन कर रहा है, इन दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन कर रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे इस लार्ज प्रोटीन की वजह से फिक्स्ड हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगी ओवर बाउंड या ओवर बाइंडिंग, आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओवर बाइंडिंग हो जाएगी। ओवर बाइंडिंग से क्या मतलब है, देखिए, जो नॉर्मल है, रिलैक्स्ड स्टेट है, रिलैक्स स्टेट में फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए, मैं आपको इमेज ही शो कर देता हूं, ये देखें। तो यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए कि ये आपकी रिलैक्स स्टेट है। रिलैक्स स्टेट में कितने टर्न्स दिखाई दे रहे हैं, रिलैक्स स्टेट में आपको यहाँ पर 8 टर्न्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 टर्न्स हैं इसके अंदर। टर्न मतलब आपको पता है कि जो रिलैक्स स्टेट में जो टर्न होता है, रिलैक्स स्टेट का जो टर्न है, उसमें एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, उसमें एक टर्न में आपके कितने बताए थे हमने, 10.4 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, बी फॉर्म डीएनए में। ओके, तो ये वही फॉर्म है। अब ये रिलैक्स्ड है, यानी कि इसके जो 8 टर्न्स है उसके हर एक टर्न में 10.4 बेस पेयर प्रेजेंट है पर टर्न। क्लियर। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर हम इन दोनों को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ओवर वाइंडिंग हो रही है। ओवर वाइंडिंग मतलब यहाँ पर हम क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो आगे की तरफ डीएनए कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगा। कॉम्पैक्ट होने किससे मतलब है, यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पे जो टर्न्स है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जहां पर पहले 8 टर्न्स थे, अब उसकी जगह हो सकता है कि वहां पर 10 टर्न्स हो जाए, यानी कि 2 टर्न और इसमें इंक्रीज हो जाए। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज करेंगे तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया ओवर बाइंडिंग, ठीक है। अब पीछे की तरफ ध्यान दीजिए, जो पीछे क्या हो रहा है, अगर आरएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक साइड तो वो क्या कर रहा है, ओवर बाइंडिंग कर रहा है, यानी कि उसको डीएनए को कॉम्पैक्ट कर रहा है। लेकिन उसके जो जस्ट पीछे जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये आपका इसमें क्या हो रहा है, ये आपका अंडर बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। तो पहले जो नॉर्मल डीएनए था उसमें आपके लेट से 8 ही टर्न्स थे। अब आरएनए पॉलीमरेज के आगे मूव करने से क्या हो रहा है, उसके आगे जाने से ओवर बाइंडिंग हो रही है, और उसके जो जस्ट पीछे वाला डीएनए वो अंडर बाइंड हो रहा है। अंडर बाइंड मतलब क्या हो रहा है, अंडर बाइंडिंग से मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो एक साइड तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जस्ट अपोजिट साइड जो पीछे वाली साइड है, अंडर वाइंडिंग वाली साइड है, वहां पर आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं। इसको रेडी रहने देते हैं, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पर इस साइड में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए समझने के लिए आपको वही समझना है जो मैंने स्टार्टिंग में जो इमेज दिखाई थी, कि वो जो पर्सन है वो थ्रेड को किस तरीके से खींच रहा है, उसी को आपको माइंड में रखना, उस इमेज को। तो उससे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हुए, मैंने कहा ना कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगा। कॉम्पैक्ट कैसे होगा, आगे का डीएनए, आगे का डीएनए कॉम्पैक्ट होने के लिए जो अपने नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज करेगा। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो नहीं तो आप जो है अपने घर में भी ये कर सकते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा इसमें कुछ है नहीं। आपको बस 2 थ्रेड लेने हैं, आपस में उनको जो है उनको वाइंड करना है, और उसके बाद उनको स्ट्रेच करिए। जब आप उनको स्ट्रेच करेंगे
ठीक है, एक एंड फिक्स कर दीजिएगा, दूसरे एंड को स्ट्रेच करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, वो ओवर वाइंडिंग है। और जो जस्ट पीछे वाला है ये क्या है, ये अंडर वाइंडिंग है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वही कंडीशन दिखाई है कि ये रिलैक्स्ड है, तो 8 टर्न्स है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर स्ट्रेन प्रोड्यूस होने से 7 टर्न्स हो गए। 7 स्ट्रेन मतलब क्या है, यहाँ पर आपका अंडर वाइंडिंग शो की गई है। क्या शो की गई है, अंडर वाइंडिंग, ना कि ओवर वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर वाइंडिंग से क्या हुआ, 1 टर्न कम हो गया। कितने हो गए हैं, 7 टर्न्स हो गए हैं। अब आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि अंडर वाइंडिंग हुई है, क्या हुई है, अंडर वाइंडिंग। अंडर वाइंडिंग से क्या हुआ कि जो पहले 8 टर्न थे अब कितने रह गए हैं, अब सिर्फ 7 टर्न्स रह गए हैं। अब अगर 7 टर्न्स ही रह गए हैं और तो बेस पेयर तो उतने ही है, नंबर ऑफ बेस पेयर थोड़ी ना चेंज होंगे, तो बेस पेयर तो उतने ही रहेंगे। पहले कितने थे, पहले आपके 8 टर्न्स थे और हर एक 10 में 10.4 बेस पेयर थे। अभी मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 10 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि 10 थे, तो 8 × 10 इक्वल्स टू कितना हो गए, 80 बेस पेयर थे, मतलब फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर कितने हो गए, 7 टर्न्स तो हैं, तो 7 टर्न्स, लेकिन बेस पेयर तो अभी भी 80 है ना, तो 80 बेस पेयर है 7 टर्न्स में। सिर्फ डीएनए ओपन हुआ है लेकिन बेस पेयर उतने ही है। तो अब पर टर्न कितने बेस पेयर रह गए, अब पर टर्न जो है बेस पेयर का नंबर हो जाएगा, आपको इसे डिवाइड करना है। जरा इसको डिवाइड कीजिए, 80/7, तो 7 × 7 हो जाएगा। और ये 10, 7 × 7 अगेन हो जाएगा, और 3 आ जाएगा, 7×4 = 28, तो समथिंग 11.4 बेस पेयर पर टर्न। ठीक है, पहले कितने थे, पहले थे 10.4 के पास या 10 बेस पेयर थे, अब हमारे जो है वो कितने हो गए, 11.4 बेस पेयर पर टर्न हो गए। तो दैट मीन्स कि एक टर्न में जो बेस पेयर का नंबर था वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ बेस पेयर, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ पर टर्न, कभी कंफ्यूज हो जाए, पर टर्न, ये क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है कि कब जो है नंबर ऑफ बेस पेयर टर्न इंक्रीज हो रहे हैं, वो किस वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि अंडर वाइंडिंग हुई है। अंडर वाइंडिंग होने से जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो पहले भी उतने थे अभी भी उतने हैं, क्योंकि डीएनए की लेंथ तो उतनी है, नंबर ऑफ बेस पेयर उतने ही है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ बेस पेयर उतने ही है, बट क्योंकि यहाँ पर जो टर्न्स हैं उनका नंबर एक कम हो गया है, तो हर एक टर्न में कुछ बेस पेयर इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि जो एक यहाँ पे टर्न कम किया गया है, उस एक टर्न में जितने बेस पेयर थे वो बाकी में एडजस्ट करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ। अब ये जो है ये इसका नॉर्मल तो नहीं है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हम देख चुके हैं कि एक टर्न में 10.4 होने चाहिए। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है, इस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए, इस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए जो यहाँ पर ज्यादा बेस पेयर इंक्लूड हो गए हैं, एक ही यहाँ पे क्या है, ज्यादा बेस पेयर इंक्लूड हो गए हैं एक टर्न में, उसको ओवरकम करने के लिए, उस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए डीएनए क्या हो जाता है, डीएनए सुपर कॉइल हो जाता है। तो ये हो गया सुपर कॉइल, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसके पास दो ही रास्ते हैं डीएनए के पास, ताकि ये इस स्ट्रेन को ओवरकम कर सके। क्या रास्ते हैं, पहला रास्ता है कि सुपर कॉइल हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सुपर कॉइल हो गया है। ठीक है, अंडर बाउंडिंग की वजह से। दूसरा इसके पास जो रास्ता है वो है स्ट्रैंड सेपरेशन, यानी कि वो जो टर्न की वजह से जो डिक्रीज हुआ है, वो जो एक टर्न कम हुआ है, वहां पर इसको क्या करे, ओपन कर दे डीएनए को। ठीक है, तो आपने देखा ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, देख सकते हैं। तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है सुपर कॉइलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है तो 7 टर्न ही, अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो अभी भी कितने आएंगे, वो अभी भी 7 आएंगे। लेकिन जो 8 वाला टर्न था उसको यहाँ पर क्या किया, उनके दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया गया, उनको ओपन कर दिया गया, अब वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। तो ये दो पॉसिबल तरीके हैं जिससे जो है ये स्ट्रेन जो है ओवरकम किया जाता है। पहला है कि वो पूरा डीएनए सुपर कॉइल्ड हो जाए, दूसरा है कि इनको ओपन छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये दो मेथड है।
क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। तो अब आप देखिए कि इस आरएनए पॉलीमरेज की वजह से जहां पर ओवर वाइंडिंग हुई है वहां पर भी सुपर कॉइलिंग होगी, ठीक है। और जहां पर अंडर वाइंडिंग हुई है वहां पर भी सुपर कॉइलिंग है। सुपर कॉइलिंग दोनों केसेस में होती है। यहाँ पे जो मैंने ये जो एग्जांपल हमने देखा है ये अंडर वाइंडिंग का केस है, लेकिन जो ओवर वाइंडिंग है उसमें भी कुछ ऐसा ही होगा। अब मैं ओवर वाइंडिंग आपको एक बार समझा देता हूँ। तो ओवर वाइंडिंग का केस देख लीजिए। ओवर वाइंडिंग में क्या है, इसके लिए भी एक एग्जांपल लीजिए। एक कंसिडर कर लीजिए कि टोटल जो बेस पेयर है, टोटल बेस पेयर है फॉर एग्जांपल 80, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारे पास जो रिलैक्स स्टेट थी उसमें आपके कितने थे, उसमें आपके 8 टर्न्स थे। और दूसरी अब हमारी क्या है, ये ओवर वाइंडिंग वाली स्टेट है, ठीक है। ओ डब्ल्यू में इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें कंसिडर कर लेते हैं, इसमें 1 टर्न इंक्रीज हो गया, कितने हो गए, 9 टर्न हो गए। अब आप देखिए इसमें बेस पेयर का नंबर क्या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो 8 टर्न वाले में कितने बेस पेयर होंगे 1 टर्न के अंदर, तो टोटल है 80, कितने टर्न है 8, तो एक में कितना होगा 10, है ना। 10 बेस पेयर पर टर्न। अब आइए जरा 9 टर्न वाले में, तो यहाँ पर ये 80 है और ये कितने हैं 9 टर्न है, तो 9 9 81, तो अप्रोक्सीमेट 9 बेस पेयर पर टर्न। तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, बताइए। जो नंबर ऑफ बेस पेयर है पर टर्न वो इंक्रीज हुए हैं, वो डिक्रीज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ बेस पेयर हैं हर टर्न में वो क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए, किसमें, ओवर वाइंडिंग के केस में। बट अंडर वाइंडिंग में क्या हुआ था, अंडर वाइंडिंग में ये इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। क्योंकि जो अंडर वाइंडिंग में 1 टर्न कम हुआ था उसके जो बेस पेयर्स थे वो बाकियों में शिफ्ट किए गए थे। बट क्योंकि यहाँ पर 1 टर्न इंक्रीज हुआ है तो बाकियों से जो है बेस पेयर लेकर के उसमें डाल दिए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ओवरऑल जो है बेस पेयर जो है कम हो जाएंगे पर टर्न, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये जो आपका जो कॉम्पैक्शन हुआ है, यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप हुआ है उसकी वजह से भी सुपर कॉइलिंग होती है, और दोनों की वजह से सुपर कॉइलिंग होगी। अंडर वाइंडिंग भी सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस करती है, ओवर वाइंडिंग भी सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस करती है। अब जो ओवर वाइंडिंग की वजह से जो प्रोड्यूस होती है सुपर कॉइलिंग उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। और जो अंडर वाइंडिंग की वजह से जो सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। ये पेलेक्टोनमी जो है इसको मैं अभी लास्ट में समझाऊंगा, बट अभी आप इसको समझिए कि ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कब प्रोड्यूस हो रही है और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कब प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, पॉजिटिव जो ओवर वाइंडिंग और नेगेटिव जो अंडर वाइंडिंग। और कैसे याद रख सकते हैं, और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें अंडर वाइंडिंग जिसमें आपके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो क्या हुए हैं, कम हुए हैं, नेगेटिव कम हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम हो रहे हैं तो इसको बोला गया नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, ओवर वाइंडिंग से क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है। आई होप ये जो है आपको लॉजिक समझ में आया है, और दोनों तरीके से समझ में आया होगा, टर्न्स के बेसिस पे कि किस में टर्न्स डिक्रीज होते हैं किस में इंक्रीज होते हैं, और इस बेसिस पे भी कि अगर आपके जो नंबर ऑफ बेस पेयर हैं वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं 10.4 बेस पेयर से पर टर्न, तो वो अंडर वाइंडिंग का केस है। अगर आपके जो नंबर ऑफ बेस पेयर है वो लेस देन है किससे, 10.4 बेस पेयर पर टर्न से, तो वो आपका ओवर वाइंडिंग का केस है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि डिक्रीज हो जाते हैं और इसमें इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों होते हैं ये लॉजिक भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या है और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या है। दोबारा से इमेजिन करिए और मुझे बताइए कि जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, मैंने आपको बताया कि डिक्रीज होते हैं। और जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है उसमें टर्न्स इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, उसमें इंक्रीज होंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न की बात करें तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में बेस पेयर पर टर्न इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज, और यहाँ पर डिक्रीज। नाउ वी विल डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट विच इज लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर, लिंकिंग नंबर में हम बात कर रहे हैं किसकी, लिंकिंग नंबर में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए,
ठीक है। तो लिंकिंग नंबर होता है किसके लिए? फॉर क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। क्लोज सर्कुलर डीएनए के एग्जांपल मुझे बताइए जरा, क्या एग्जांपल होते हैं इसके? इसमें आपका आ जाएगा प्लाज्मिड। ठीक है, बैक्टीरिया में आपके अंदर देखोगे प्लाज्मिड डीएनए होते हैं, राइट। और इसके अलावा कुछ वायरल डीएनए भी होते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं क्लोज सर्कुलर डीएनए के। ओके। और इसमें ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका? लिंकिंग नंबर का। ठीक है, तो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ इमेज। तो लिंकिंग नंबर क्या है? लिंकिंग नंबर है आपका नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड क्रॉसेस ओवर द अदर। ठीक है, और ये हम किस में बात करें? हम बात करें क्लोज सर्कुलर डीएनए के अंदर। ठीक है, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि एज पर डेफिनेशन कि कितने टाइम्स जो है वो एक स्ट्रैंड ने दूसरे को क्रॉस किया है, उसको हम उसका लिंकिंग नंबर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने इसको ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड है, दोनों ने एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस किया है? सिर्फ एक बार क्रॉस किया है, इसीलिए जो इसका लिंकिंग नंबर है दैट इज 1। ठीक है, लिंकिंग नंबर इज 1। दूसरे केस में देखें, यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वो कितनी बार हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो टोटल क्योंकि यहाँ पर जो है 6 बार क्रॉसिंग हुई है, तो यहाँ पर जो इसका जो लिंकिंग नंबर है दैट विल बी 6। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इजी है। ये किसके लिए? क्लोज सर्कुलर डीएनए के लिए है, जिसमें अगर एक बार जो क्रॉसिंग हुई है तो 1 है लिंकिंग नंबर, 2 बार हुई है तो 2 है, 3 बार हुई है 3, 4, 5 है, इस तरीके से। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये एक तरीके से टर्न की तरह ही है, जो टर्न वाला कॉन्सेप्ट था, तो उसी तरीके से है कि कितने टर्न्स हैं डीएनए के अंदर, है ना। बट थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लिंकिंग नंबर और टर्न्स में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए, इसके लिए एक और इमेज जब हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर। यहाँ पर ये जो आपका क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए आप देख रहे हैं, क्लोज सर्कुलर डीएनए, इसका जो लिंकिंग नंबर है दैट इज 200। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये किस स्टेट में है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे रिलैक्स स्टेट में है। किसमें है? रिलैक्स्ड स्टेट। अब रिलैक्स स्टेट में आप मुझे बताइए, रिलैक्स स्टेट किसे बोलते हैं? मैंने आपको कितनी बार बताया, रिलैक्स स्टेट होती है जिसमें 10.4 बेस पेयर प्रेजेंट हो पर टर्न, ये बताया था। उसको हमने क्या बोला है? रिलैक्स स्टेट बोला है। तो रिलैक्स स्टेट का जो लिंकिंग नंबर होता है उसको एल के नॉट से डिफाइन करते हैं। कैसे? एल के नॉट। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका रिलैक्स्ड स्टेट का, रिलैक्स्ड स्टेट लिंकिंग नंबर, लिंकिंग नंबर, कि अगर आपका नॉर्मल बी फॉर्म में है डीएनए और वो रिलैक्स स्टेट में है, तो उसमें 10.4 बेस पेयर पर टर्न है, तो उसमें कितने हैं लिंकिंग नंबर? उसका लिंकिंग नंबर क्या है उसको ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर कितना है? 200। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हम क्लोज सर्कुलर डीएनए देख रहे हैं, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 200 है। कितने हैं? 200 टर्न्स हैं इसमें। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और ये जो लिंकिंग नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब किसके लिए पॉजिटिव है किसके लिए नेगेटिव है, तो ये भी मैं एक बार आपको बताता हूं। अगर आपका राइट हैंडेड हेलिक्स है, कैसा है? राइट हैंडेड हेलिक्स, मतलब राइट हैंडेड हेलिक्स की शेप है, तो वो पॉजिटिव है। और अगर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है तो उसका जो लिंकिंग नंबर है उसको आप नेगेटिव लिखेंगे। आप मुझे बताइए कौन कौन से डीएनए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि वो राइट हैंडेड है? जल्दी से मुझे बताइए कौन कौन से जो फॉर्म थे डीएनए के उसमें राइट हैंडेड हेलिक्स था। उसमें हमने डिस्कस की थी बी फॉर्म, डिस्कस की थी, राइट। और ए फॉर्म, ये हमने देखा था ए फॉर्म एंड बी फॉर्म दोनों में जो राइट कैसे थे? राइट हैंडेड हेलिक्स थे, तो उनका जो लिंकिंग नंबर है वो कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी कि उसमें कितने टर्न्स है, बट लिंकिंग नंबर और टर्न्स का डिफरेंस अभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद जो लेफ्ट हैंडेड हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो होते हैं
वो कौन, उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल हमने बताया था आपको जेड फॉर्म डीएनए है ना। तो जेड फॉर्म कैसा था, लेफ्ट हैंडेड था, ना कि राइट हैंडेड। ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंडेड होता है तो इसके लिंक की, इसका जो लिंक है वो अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया गया। तो पॉजिटिव देना है बी फॉर्म ए फॉर्म के डीएनए के लिए, नेगेटिव देना है फॉर जेड फॉर्म। ठीक है, लिंकिंग नंबर, ये आपको याद रखना है ये चीज। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या किया है कि क्लोज सर्कुलर डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड ब्रेक कर दिया जाए, ये आपको बताना चाह रहा है। यहाँ पे क्या है, निक। तो निक अगर यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिंकिंग नंबर अनडिफाइंड बताए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केस ये होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, कि जो अभी हमने पीछे देखा ना, ओवर वाइंडिंग और अंडर वाइंडिंग, दोनों का केस में आपने एक चीज नोटिस की होगी, वो क्या थी, वो कॉमन चीज क्या थी जो ओवर वाइंडिंग और अंडर वाइंडिंग प्रोड्यूस कर रही थी, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो पा रहा था। वैसे तो नहीं होता, अगर एक बार एक नॉर्मल डीएनए आपके पास है तो इसमें तो ओवर वाइंडिंग अंडर वाइंडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती इसमें, और इनमें क्यों होती है? इनमें इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर एक एंड, एटलीस्ट वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड इज फिक्स्ड, कम से कम एक एंड फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, जब तक अगर दोनों एंड अगर फ्री हैं, ये फ्री है, ये भी फ्री है, तो इसमें बच्चों जो है आपका ये प्रोड्यूस नहीं होगी। क्या नहीं प्रोड्यूस होगी, इसमें ओवर वाइंडिंग भी नहीं हो सकती और इसमें अंडर वाइंडिंग भी नहीं हो सकती। ठीक है, सिमिलर केस यहाँ पर हो रहा है निक की वजह से। ये जो एक स्ट्रैंड में भी अगर कट है, ठीक है, और ये क्लोज सर्कुलर डीएनए की बात कर रहे हैं अब हम। ठीक है, अब हम इस लीनियर डीएनए की बात नहीं कर रहे हैं। लीनियर डीएनए का हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर डीएनए में हमने देखा था कि यहाँ पर अगर आपको इसको फिक्स कर दे, और इसमें भी निक नहीं होना चाहिए, क्योंकि निक की वजह से क्या होता है, ये आपका जो ओवर वाइंडिंग और अंडर वाइंडिंग का इम्पैक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं होने देता है। क्यों, क्योंकि ये रोटेट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या है, ये निक प्रोड्यूस किया है, यहाँ पर एक कट लगा दिया गया है, और इस कट की वजह से एक स्ट्रैंड में जो कट है, अगर हम इसको यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना चाहें, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें, तो बिकॉज ये एक एंड कटा हुआ है, एक एंड ओपन है, तो उसकी वजह से क्या है, ये दोबारा से अनफोल्ड हो जाएगा, मतलब वो जो टर्न है वो रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको भी आपको जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो पता चलेगा। तो इतना तो नहीं यहाँ पे हम करा शो कर पाएंगे आपको, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो जब निक होगा, अगर एक स्ट्रैंड में भी कट हो जाए और या फिर दोनों स्ट्रैंड ओपन हो, फ्री हो, तो उसमें ये सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकती, वो डीएनए रिलैक्स डीएनए होगा। ठीक है, कौन कौन सा, जिसमें निक हो। ठीक है, अगर वो क्लोज सर्कुलर डीएनए उसमें निक प्रोड्यूस हो रखा है तो उसमें आप प्रोड्यूस नहीं करा सकते। ठीक है, सुपर कॉइलिंग वगैरह। और अगर उसके दोनों एंड फ्री हैं डीएनए के तो भी उसमें आप नहीं करा सकते। लेकिन जो नॉर्मली जो हम देखते हैं डीएनए, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, पॉइंट पीछे मिस हो गया, कि ज्यादातर जो डीएनए हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर डीएनए, मोस्ट ऑफ द सेल्यूलर डीएनए वो कैसे होते हैं, उनके अंदर सुपर कॉइलिंग होती है। ज्यादातर जो सेल्यूलर डीएनए है उनके अंदर सुपर कॉइलिंग होती है, और ये वेल रेगुलेटेड होती है, उसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इवन जो हम जो डीएनए हम जो है प्यूरिफाई कर लेते हैं, जो प्लाज्मिक डीएनए हम प्यूरिफाई कर लेते हैं, वो भी कैसा होता है, वो भी सुपर कॉइल्ड ही होता है जब हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उसके नेटिव इन्वायरमेंट से बाहर लाने के बाद भी वो कैसा होता है, वो सुपर कॉइल्ड ही होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो डीएनए हमें देखने के लिए मिलते हैं वो सुपर कॉइल्ड ही होते हैं। और सेल के अंदर वो इसीलिए सुपर कॉइल्ड है क्योंकि वहां पर जो है बहुत बड़े बड़े प्रोटीन जो है उनके साथ है, अभी हिस्टोन वगैरह आप देखेंगे वो सब उनके साथ अटैच्ड हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं वो एक तरीके से जो है उनको क्या कर रहे हैं, उनके एंड को फिक्स्ड कर दे रहे हैं। ठीक है, और जब हम उसको बाहर भी लेकर के आ रहे हैं तो उसमें जो पहले से सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस है वो रिलैक्स नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो उसको रिलैक्स कराना पड़ेगा। रिलैक्स कराने के लिए तरीके मैंने क्या बताए, या तो उसको कट कर दो, उसको फ्री कर दो उसके एंड को, अगर उसका एक एंड भी फ्री है। ठीक है, तो वो वहां पर क्या है, आप उसमें ये ओवर वाइंडिंग और अंडर वाइंडिंग ये आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट वन नहीं, यहाँ पे आपको दोनों एंड ही फिक्स करने पड़ेंगे।
बोथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे बोथ ही कंसिडर कर लीजिएगा, बोथ एंड आर फिक्स्ड, नॉट एट लीस्ट। ठीक है, क्योंकि एक साइड से जहां से आप पकड़ भी रहे हैं थ्रेड को, तो वो भी तो फिक्स ही कर दिया ना आपने एक तरीके से, ठीक है। तो दोनों एंड उसके फिक्स्ड ही होने चाहिए, तभी वो, क्योंकि अगर एक भी फ्री होगा, यहाँ से हम कंस्ट्रेंट प्रोड्यूस करेंगे तो ये फ्री एंड की वजह से वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एंड फिक्स्ड होने चाहिए। और यहाँ पर जो है निक अगर आपका प्रोड्यूस हो जाएगा सर्कुलर डीएनए में, तो उस केस में भी नहीं प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर निक नहीं है और उस केस में हम क्या करें, लिंकिंग नंबर को डिक्रीज कर दें, क्या कर दिया, -2। यहाँ पर लिंकिंग नंबर डिक्रीज करने का मतलब है कि यहाँ पर हमने जो 200 टर्न्स थे ओरिजिनली, उसमें से 2 टर्न कम कर दिए। ठीक है, 2 टर्न कम करने का मतलब क्या है, यहाँ पे अब लिंकिंग नंबर क्या हो गया, 198। अब आप मुझे खुद से बताएंगे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 टर्न डिक्रीज किए, लिंकिंग नंबर हो गया 200 से 198, यानी कि अब इसमें 198 टर्न है। तो ये ओवर वाइंडिंग का केस है या अंडर वाइंडिंग का केस है, जल्दी से बताइए, ओवर वाइंडिंग हुई है, अंडर वाइंडिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टर्न कम हुए हैं, तो ये अंडर वाइंडिंग है। अंडर वाइंडिंग में कौन सी सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ये भी बता दीजिए। तो अंडर वाइंडिंग में कौन सी होती है, क्योंकि टर्न डिक्रीज हुए हैं तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या है, मैंने आपको बताया था सुपर कॉइलिंग मतलब अगर कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है डीएनए में, तो उसके पास 2 तरीके हैं उससे ओवरकम करने के, या तो वो सुपर कॉइलिंग कर ले, या वो अपने दोनों एंड्स को क्या करे, ओपन कर ले, यानी कि वो जो टर्न जो गया है उसके स्ट्रैंड्स को ओपन छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ओपन वाला केस शो किया है। तो आई होप ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया है। और ये जो क्लोज सर्कुलर डीएनए होते हैं, इसमें जो ये आपका जो लिंकिंग नंबर है, उसको कौन जो है चेंज कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है आपका एक एंजाइम है जो कि ये निक वगैरह प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है क्या, टोपो आइसोमरेज। क्या नाम है उसका, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो टोपो आइसोमरेज जो होता है वो इन्हें रिलैक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ फोकस कीजिए इस इमेज पे, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है हमारा रिलैक्स डीएनए। और रिलैक्स डीएनए का लिंकिंग नंबर कितना गिवन है, 200। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है आपका लिंकिंग नंबर, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स को। ओके, वैसे अभी जो इसका एक्चुअल मीनिंग है लिंकिंग नंबर का, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब उसका फॉर्मूला देखेंगे। बट अभी के लिए आप यही कंसिडर कीजिए कि ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स या ट्विस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये 200 है लिंकिंग नंबर। और अगर हम इस रिलैक्स डीएनए में से क्या करें, दो जो है टर्न रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल एल एक्स क्या है, -2। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 टर्न रिड्यूस किए गए हैं। ठीक है, सो 2 टर्न रिड्यूस करेंगे तो आपके कितने टर्न्स बचेंगे, दैट विल बी 198। ठीक है, तो इस केस में हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस कर रहे हैं। आपको पता है कि जो रिलैक्स डीएनए होता है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं पर टर्न, अभी हमने कई बार डिस्कस कर लिया इस बात को कि यहाँ पर आपके 10.4 बेसिस होते हैं पर टर्न। ठीक है, बेस पेयर पर टर्न आपको देखने के लिए मिलते हैं किसमें, बी फॉर्म डीएनए में। तो सेम यहाँ पर हम यही कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर भी आपके 10.4 बेस पेयर है पर टर्न, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम ये लिंकिंग नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस करेंगे, तो आप मुझे बताइए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो बेस पेयर पर टर्न है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमने रिड्यूस किए हैं, तो बेस पेयर पर टर्न आपके इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। फिर दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर हमने क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए हैं बाई 2। ठीक है, यानी कि 2 टर्न इस रिलैक्स डीएनए में इंट्रोड्यूस कराए हैं। 2 टर्न इंट्रोड्यूस कराने से इसका लिंकिंग नंबर कितना हो गया, 202। और इस केस में जो बेस पेयर पर टर्न है वो रिलैक्स डीएनए के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहाँ पर जो टर्न रिमूव करने से और टर्म जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको ऐड करने से दो डिफरेंट टाइप की
सुपर कॉइलिंग जनरेट होती है। ठीक है, एक को हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, और ये किस केस में है? ये उस केस में है जिसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ है आपकी पॉजिटिव सुपर कॉइल, जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किए गए हैं। याद करने का सिंपल तरीका यही है कि जहां पर आपने नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस किए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने रिड्यूस किए हैं तो इसको नेगेटिव बोला गया है क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया। दूसरा, जहां पर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है क्योंकि उसमें एडिशन हो रहा है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बट एक्चुअली में नेगेटिव पॉजिटिव हम इन्हें इस वजह से नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का यहाँ पर क्या है कि अगर हम टोपोलॉजिकल स्टडी में हम देखते हैं कि कहाँ पर ये नेगेटिव है और कहाँ पर ये पॉजिटिव है। ठीक है, उसके लिए जो मेथड है वो ये है, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको पहले एक डायरेक्शनल एरो बनाना पड़ेगा कि ये कॉइलिंग की डायरेक्शन क्या है। कोई भी आप डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये चूज कर रहा हूँ डायरेक्शन इसके लिए कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है डीएनए। ठीक है, और इस डायरेक्शन को कंसिडर करने के बाद हमें इन पॉइंट्स पे फोकस करना है। कौन पॉइंट्स? ये जो आपके, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब ओवरलैपिंग जहां पर हो रही है इनमें, उन पॉइंट्स पे हमें कंसिडर करना है। और हमें ये देखना है कि इनमें से वो कौन सा स्ट्रैंड है जो कि ऊपर से जा रहा है। ठीक है, और तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम कंसिडर करें तो ये जो मैंने रेड से मार्क कर रहा हूँ ये डायरेक्शन है ऊपर वाले स्ट्रैंड की, और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन को भी ड्रॉ करते हैं। तो नीचे वाला स्ट्रैंड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो अगर इसको मैं साइड में बनाऊं आपको शो करने के लिए, तो ऊपर वाला स्टैंड इस तरीके से गया है इस पॉइंट पे। ये फुल एरो है, फुल एरो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो ऊपर से जा रहा है तो हमें कंप्लीटली हम उसको देख पा रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रैंड नीचे से गया है, मतलब जो सेगमेंट जो डीएनए का है, नॉट स्ट्रैंड, जो सेगमेंट डीएनए का जो नीचे से पास हुआ है वो हमें पूरा विजुलाइज नहीं होगा, तो इसलिए उसको हमने ये इस तरीके से एरो बनाया है। ठीक है, नाउ इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फाइंड आउट करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हम कंप्लीट एरो से हाफ एरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? क्या उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है? ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये हमें देखना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस कंप्लीट एरो की डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएं, हम अगर जाएं इस हाफ एरो की डायरेक्शन में, सो दिस इज हाफ एरो। ओके, तो डायरेक्शन कैसी रहेगी? डायरेक्शन रहेगी ये इस तरीके से, और ये किस तरीके से बन रहा है? ये बन रहा है आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है। फिर आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड थंब रूल, पढ़ा आपने? तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि आप अपना थंब रखें ऊपर की तरफ डायरेक्शन। ठीक है, थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऊपर की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, तो उसके लिए आपका कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स ही जो है इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, राइट हैंड की नहीं करेंगे। राइट हैंड का कैसे बनेगा? राइट हैंड की फिंगर्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड से, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जो है टोपोलॉजिकली हम देखते हैं कि कौन नेगेटिव सुपर कॉइल है और कौन पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड वाला ये नेगेटिव रहेगा और ये राइट हैंड वाला कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू होगी -1/2, और इस पॉइंट की वैल्यू भी -1/2 आएगी। अगर आप खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसको आप देख सकते हैं, जो ऊपर वाला है स्ट्रैंड उसकी डायरेक्शन ये है, और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें एक बार, नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा साइड में ले जा करके ड्रॉ करें ताकि अच्छे से हमें दिखाई दे सके, तो एक एरो, ये कंप्लीट एरो यहाँ जा रहा है, और जो हाफ एरो है उसकी डायरेक्शन क्या है? ये है। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं कैसे मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो फुल एरो से हाफ एरो की तरफ जाना है। इसी तरीके से आप इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें राइट हैंड की तरफ बनेगा। ठीक है,
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो कंसिडर कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन है वो ये है इनकी मूव करने की, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहा है। तो ये हमने डायरेक्शन कंसिडर कर लिया स्ट्रैंड सेगमेंट की डीएनए की, कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नाउ इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये टॉप पर है तो टॉप वाला जो सेगमेंट है वो उसकी डायरेक्शन ये है, और जो बॉटम वाला है इसके जस्ट नीचे जो बॉटम वाला सेगमेंट है, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो वो छुपा हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। सो ये इस तरीके से बना लेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको अगर मैं थोड़ा साइड में ले आके ड्रॉ करूँ तो ये किस तरीके से दिखाई देगा। तो एक एरो जा रहा है इधर, ये फुल एरो बनाएंगे क्योंकि ऊपर से गया है सेगमेंट, और जो इसके जस्ट नीचे से गया उसका हाफ बनाएंगे। अब आप देखिए फुल एरो से हाफ एरो की डायरेक्शन में जरा मूव कीजिए, और देखिए क्या कैसी बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइल, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है आप चाहे इस पॉइंट पे निकालिए चाहे इस पॉइंट पे निकालिए, ये इसको हम बोलते हैं +1/2 एंड +1/2, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी, बट ये वैल्यू कैसे आती है इस पे आपको फोकस नहीं करना है, बस मैंने आपको बता दिया है कि क्या लॉजिक है लेफ्ट और राइट देखने का। इसमें एक चीज और भी है, ये तो ठीक है कि कॉइलिंग कैसी है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, ये आपने देख लिया कि अगर ये इस तरीके से है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे, और ये अगर ये कंडीशन रहती तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे। एक है हैंडेडनेस, दूसरा क्या है, एक है हैंडेडनेस, कि जो डायरेक्शन है सुपर कॉइलिंग की विद रिस्पेक्ट टू हेलिक्स एक्सिस। हेलिक एक्सिस मतलब कि जो एक्सिस है इस हेलिक्स की, मैं अभी आपको शो करता हूं। जैसे डीएनए में हमने देखा था, मैं आपको डीएनए की इमेज दिखाता हूँ, ये हमारा डीएनए। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारा ए फॉर्म डीएनए है, ये हमारा बी फॉर्म डीएनए है, और ये हमारा जेड फॉर्म डीएनए है, राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि जो ए फॉर्म और जो बी फॉर्म है ये किस टाइप के हैं, राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है, जल्दी से याद करके बताइए। तो ए और जो बी फॉर्म है ये आपके राइट हैंडेड होते हैं, राइट। कैसे होते हैं, राइट हैंडेड। और जेड फॉर्म कैसा होता है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट हैंडेड से भी इसी तरीके का सिग्निफिकेंस है, जो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। आप अगर ए फॉर्म को देखेंगे तो ए फॉर्म, क्योंकि ए एंड बी दोनों ही क्या है, राइट हैंडेड है, मतलब राइट हैंडेड फॉर्म है इनकी। तो आप देखिए मैं यहाँ पे एरो की डायरेक्शन बना रहा हूँ, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट, राइट की तरफ जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रैंड कैसे जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेयर केस की तरह है, सीढ़ियां, ठीक है, जो सर्कुलर होती हैं सीढ़ियां उसके तरह है। तो ये है हीलिक्स एक्सिस जो मैंने ड्रॉ करी है। इसी तरीके से यहाँ पर इस डीएनए के लिए ये हीलिक्स एक्सिस है। आप थंब जो है हीलिक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रखिए ऊपर की तरफ, और देखिए आपकी फिंगर जो है किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, जो इससे मैच करें, ठीक है। क्या राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन से मैच हो रही हैं, या आपके लेफ्ट हैंड की। तो आप देखेंगे ए फॉर्म और बी फॉर्म दोनों में आपकी राइट हैंड की फिंगर्स मैच करेंगी, ठीक है। दूसरा अगर आप जेड फॉर्म में देखेंगे तो जेड फॉर्म में जो आपकी फिंगर्स हैं वो, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो कैसे है, आपके लेफ्ट हैंड की फिंगर जो है इस हेलिक्स एक्सिस पे और इस डायरेक्शन में मैच कर पाएंगी, राइट। तो इसलिए हम जेड फॉर्म को लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं और ए और बी फॉर्म को राइट हैंडेड बोलते हैं। एक और तरीका जो इसको याद करने का है, जो कि बेस्ट तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसको अगर आप याद रख लेंगे तो आपको याद ही रहेगा हमेशा कि कौन लेफ्ट है कौन राइट हैंडेड है, सिंपल तरीका है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये देखना है कि जो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो राइट की तरफ जा रहे हैं या फिर वो लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जरा इसमें ध्यान से देखिए, ये सारे स्ट्रैंड राइट की तरफ जा रहे हैं, यस और नो। मैं एक बार इनको ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए एरोज, ताकि आप इन्हें समझ पाए कि सब ये राइट की तरफ है, ठीक है। पीछे वाले ये बैक साइड है, इस पे हमें फोकस नहीं करना है। जो फ्रंट में है, जो टॉप पर है, जो टॉप की साइड है, फ्रंट की तरफ है हमारे, हम इसको फ्रंट लिखते हैं, कि जो हमारे सामने की तरफ है
उन पे फोकस कीजिए। उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन है राइट की तरफ। पीछे वालों पे फोकस मत कीजिए। इसी तरीके से बी फॉर्म वाले में आइए, बी फॉर्म में भी आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ है। ठीक है, जो फ्रंट में है स्ट्रैंड्स है उन पे फोकस कीजिए, जो बैक में है, उस पर फोकस कीजिए। तो आप देखेंगे सबकी डायरेक्शन क्या है, राइट। तो इसलिए कैसे हैं, ये राइट हैंडेड है। अब लेफ्ट वाले में देखिए, लेफ्ट वाले जेड फॉर्म में क्या है कि ये राइट में नहीं जा रहे। जो हमारे फ्रंट वाले स्ट्रैंड जो हम देख रहे हैं वो कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सुनो, अब देखिए इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन लेफ्ट है, ना कि राइट। ठीक है, तो क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहे हैं तो इसलिए जो जेड फॉर्म है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है लेफ्ट। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसलिए इसको हम लेफ्ट हैंड बोल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है और ये जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि कौन लेफ्ट हैंडेड है और कौन राइट हैंडेड है। ये जो तरीका था ये तो ये पता करने का था कि ये नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, बट इसमें भी हैंडेडनेस देखी जाएगी। किसके रिस्पेक्ट में देखी जाएगी हैंडेडनेस, यहाँ पर हम हैंडेडनेस देख रहे हैं सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे हमने अभी डीएनए में देखा, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें बताना है कि ये राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। तो इसका भी वही लॉजिक है, आपको ये देखना है कि जो ऊपर वाले स्ट्रैंड जो यहाँ से जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो ऊपर से जा रहे हैं स्ट्रैंड सेगमेंट जा रहे हैं ऊपर से, उनकी डायरेक्शन क्या है। तो आप देखेंगे उनकी डायरेक्शन है राइट। तो ये कैसे हैं, ये इसको आप बोलेंगे राइट हैंडेड। क्या बोलेंगे इसे, राइट हैंडेड। अब जरा इस पर आइए, जो यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो नए पॉजिटिव सुपर कॉइल जो है ये हमारा पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में जो ओवरलैपिंग सेगमेंट है डीएनए का, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। ध्यान से देखिए कैसे है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो एक्सिस में क्या है, थंब ऊपर की तरफ रखना होता है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ रखना होता है, और थंब ऊपर की तरफ है। फिंगर्स देखिए यहाँ पर, ये क्या है, आपको ये देखना है कि जो ओवरलैपिंग सेगमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है राइट। तो इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, राइट हैंडेड, क्योंकि फिंगर जो है वो क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगी। इसके केस में थंब ऊपर है। ठीक है, ये आपका थंब हो गया ऊपर। आप फिंगर्स देखेंगे तो जो ओवरलैपिंग सेगमेंट है जो ऊपर से जा रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है लेफ्ट। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कि ये लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि कौन राइट हैंडेड है कौन लेफ्ट हैंडेड है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज कि मैंने अभी आपको नेगेटिव और ये पॉजिटिव वाला बताया कि नेगेटिव सुपर कॉइल किसे कहते हैं, पॉजिटिव सुपर कॉइल किसे कहते हैं, उसका मैंने आपको टोपोलॉजिकल मेथड बताया, बट आपको उस पर इतना फोकस नहीं करना है। बट आपको इस पे जरूर फोकस करना है कि कौन राइट हैंडेड है और कौन लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, जो ओवरलैपिंग सेगमेंट है उसकी डायरेक्शन देखिए, सेम हम डीएनए के साथ भी ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं जो ऊपर वाले जो स्ट्रैंड्स हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर भी हमें देखना है कि जो ऊपर वाला सेगमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो राइट में जा रहा है वो लेफ्ट में जा रहा है, बस ये देखना है। एरो की डायरेक्शन देखनी है कि उसका एरो राइट में बनेगा या उसका एरो लेफ्ट में बन रहा है। ठीक है, जो टॉप पर है उन्हीं को ऊपर फोकस करना है। तो ये थी आपकी सुपर कॉइलिंग के दो टाइप। क्लियर हो गए। अच्छा, अब ये जो आपने देखा है लेफ्ट हैंडेड सुपर कॉइल और राइट हैंडेड सुपर कॉइल, और ये जो हमारा रिलैक्स डीएनए है, आखिर इन्हें बोलते क्या है, इन्हें हम बोलते हैं टोपो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम, टोपो आइसोमर्स। टोपो आइसोमर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का सीक्वेंस वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और बेस पेयर सभी ऐसे ही है अपने, मतलब जो उनका सीक्वेंस है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। बस क्या चेंज हुआ है, जो आपका टोपोलॉजी है डीएनए की वो चेंज हो गई है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो इन्हें हम बोलते हैं टोपो आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर आपने देखे होंगे ना जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, उन्हें हमने, फिर हमने स्टीरियो आइसोमर देखे थे। ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये सब हमने डिस्कस किया। इसी तरीके से इन्हें हम बोल रहे हैं टोपो आइसोमर कि ये है तो सेम डीएनए, बट इनकी शेप में चेंज आया है। ठीक है, इसलिए उसको टोपोलॉजी में चेंज आया है, इसलिए उसको बोलते हैं टोपो आइसोमर्स। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो ये जो आपका लिंकिंग नंबर है, क्या है, लिंकिंग नंबर, इसे आप तब तक चेंज नहीं कर सकते
जब तक कि आपका जो ये जो सर्कुलर डीएनए है, लिंकिंग नंबर किसके लिए निकाल रहे हैं हम, सर्कुलर डीएनए के लिए, जब तक इसमें कट ना किया जाए, डीए इसको कट ना करें, तब तक जो है लिंकिंग नंबर चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो आपका लिंकिंग नंबर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर तो डिक्रीज हो रहा है, और जहां पर ये इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज डिक्रीज आप कैसे करेंगे? उस इंक्रीज डिक्रीज को करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस डीएनए के, मतलब डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, उनमें से एक स्ट्रैंड को कट करना है, दूसरे को एज इट इज रहने देना है, या कभी कभी हम दोनों स्ट्रैंड को कट कर देते हैं, बट कट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और कट करके फिर इसको रिजॉइन करना, तो एक बार कट कीजिए, फिर इसको रोटेट कर लीजिए 360 डिग्री। एक बार आप 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो एक जो है टर्न या तो आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने किस डायरेक्शन में 360 डिग्री का रोटेशन किया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बट आपको कट करना है, और उसके बाद जब आप उसको रोटेट कर लेंगे फिर आपको उसे दोबारा ज्वाइन करना है। दो टर्न यहाँ से रिड्यूस करने हैं अगर आपको, तो इसे 360 डिग्री दो बार घुमाना पड़ेगा। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और इस वर्क को करने के लिए एक एंजाइम होता है सेल के अंदर, वो क्या है एंजाइम का नाम, टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, नाम आपको समझ में आ जाएगा, देखिए, क्योंकि ये सब क्या है, ये टोपो आइसोमर्स हैं, एक टोपो आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है टोपो आइसोमरेज। ठीक है, आगे हम जो है टाइप्स ऑफ एंजाइम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कैटेगरी है एंजाइम की जिसमें जितने भी आइसोमरेज एंजाइम है वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। वो आइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, वो केमिकल फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं चेंज करते, बस वो स्ट्रक्चर रिलेटेड, मतलब एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रैंड में भी कट हो सकता है, दो स्ट्रैंड में भी कट हो सकता है, इसलिए जो टोपो आइसोमरेज एंजाइम है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका टाइप 1 और एक आपका टाइप 2। टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है टाइप 1 टाइप 2 में? टाइप 2 जो है वो कट करता है सिर्फ एक स्ट्रैंड को, कट ओनली वन स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड को कट करता है, जैसा मैंने आपको बताया कि दूसरे को कट नहीं करना है। बट टाइप 2 क्या करता है, कट बोथ द स्ट्रैंड। ठीक है, दोनों को कट कर देता है, और क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करता है तो दूसरा स्ट्रैंड इंटैक्ट रहता है और उसको 360 डिग्री रोटेट कर देता है। तो यहाँ पर जो लिंकिंग नंबर में जो चेंज आता है वो आता है 1 का। ठीक है, बट क्योंकि बोथ बोथ स्ट्रैंड को कट करता है तो यहाँ पे जो लिंकिंग नंबर में चेंज आता है वो आता है 2 का। ठीक है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये है हमारा टाइप 1 टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो ये टाइप 1 टोपो आइसोमरेज क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये इसकी क्लोज कन्फर्मेशन है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसने ओपन कर, यहाँ पे क्या कर दिया देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने कट कर दिया है। ठीक है, तो कट करने से ये जो है आपका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ पे कौन है जिसकी मदद से इसने ब्रेक किया है, तो इसमें ये आपका टाइरोसिन रेसिड्यू है। ठीक है, अमाइनो एसिड पढ़े ना आपने, तो अमाइनो एसिड में इसकी जो एक्टिव साइट है वहां पर ये टायरोसिन रेसिड्यू है, जो कि हेल्प करता है किसमें, इस फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि टोपो आइसोमरेज की एक्टिव साइट में कौन सा वो अमाइनो एसिड रेसिड्यू है जो इसमें हेल्प कर रहा है इसकी। ठीक है, तो वो कौन है, टायरोसिन है। तो टायरोसिन ने इस फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को यहाँ पे क्या करा, आप देख सकते हैं ये ब्रेक कर दिया, लेकिन इसने इसको छोड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं ये इससे अटैच्ड है। ठीक है, किससे, अब ये इस टायरोसिन रेसिड्यू से अटैच्ड है, और ये फ्री हो गया है, ये आपका ब्रेक होकर के फ्री हो गया है। ठीक है, तो ये इसकी ओपन कन्फर्मेशन यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, निक प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही स्ट्रैंड में कट लगा है, दूसरा वाला जो स्ट्रैंड है वो अनब्रोकन है। अब ये जो अनब्रोकन वाला स्ट्रैंड है उसको जब मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए ये अनब्रोकन स्ट्रैंड है। अब ये इसको क्या करा, इसने यहाँ से पास कर दिया, इसके अंदर से पास करने के बाद ये पास ही हुआ है, और इसने जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है जिसमें कट लगाया था उसको ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है उसको कट करके छोड़ देता है, इसको पकड़ के रखता है और दूसरे वाले को पास करा देता है। अब आप देख सकते हैं ये आपका टायरोसिन रेसिड्यू है, ये आपका अगेन जो इसने पकड़ के रखा हुआ था इसको जाने नहीं दिया था,
ठीक है, जो पहले यहाँ पर आपने देखा ना, ये वाला जो है, ये अभी गया नहीं था। इसको दोबारा से ये जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अभी यहाँ पे इस पर अटैक करेगा, और अटैक करके दोबारा से यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से एक्ट करता है कौन, टोपो आइसोमरेज 1। क्लियर हो गया? अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसने वर्क किया है यहाँ पर। नाउ अगर हम बात करें किसकी, इकोलाई की, ठीक है, तो इकोलाई की अगर हम बात करें तो इकोलाई के अंदर आपके 4 टाइप्स के होते हैं टोप आइसोमरेज। कितने होते हैं? 4 टोप आइसोमरेज देखने के लिए मिलते हैं, जिनके अगर हम नाम देखें तो नाम है उनके 1, 2, 3 एंड 4। जिसमें से अगर हम बात करें कि टाइप 1 वाले कौन से हैं, टाइप 1 टोप आइसोमरेज, तो टाइप 1 टोपो आइसोमरेज इसके होते हैं टोपो आइसोमरेज 1 एंड 3। ठीक है, देखिए टाइप 1 टाइप 2 आइसोमरेज दो कैटेगरी है टोप आइसोमरेज की, लेकिन इकोलाई के अंदर बहुत सारे टोप आइसोमरेज है। कौन है टोप आइसोमरेज 1, 2, 3, 4? ठीक है, जिसमें से टाइप 1 वाले जो कौन से हैं, टाइप 1 वाले मैंने आपको बताया कि इसमें टाइप 1 है, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला है, ये दोनों आपके टाइप 1 टोप आइसोमरेज हैं। तो ये टोपो आइसोमरेज करता क्या है, टोपो आइसोमरेज जो टाइप 1 टोपो आइसोमरेज हैं, ये आपके क्या करेंगे, जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप सिंपली कह लीजिए ये क्या करते हैं, इंक्रीज लिंकिंग नंबर बाय 1। ठीक है, अगर आप लिंकिंग नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, एक आपने लिंकिंग नंबर इंक्रीज किया, तो उससे क्या होगा, उससे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस होगी या पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस होगी। लिंकिंग नंबर से क्या होता है, टर्न इंक्रीज होंगे। ठीक है, और टर्न इंक्रीज होने से क्या होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो अंडर वाइंडिंग है वो डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, ये भी तो बोल सकते हैं, या तो आपके डिक्रीज नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, या फिर आप कह सकते हैं डिक्रीज अंडर वाइंडिंग। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब ये जो लॉजिक है आपको समझ में आएगा कि कौन कर क्या रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें फिर किसकी, टाइप 2 आइसोमरेज की, टाइप 2 टोप आइसोमरेज, तो वो कौन से हैं, टाइप 2 टोप आइसोमरेज में इनके आ जाते हैं टोपो आइसोमरेज 3, ओ सॉरी 2। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं डीएनए गायरेज। अब जल्दी से जो है बताइए, डीएनए गायरेज का क्या काम होता है, डीएनए गायरेज का रोल कहाँ पर है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, सर्च कीजिए, बताइए डीएनए गायरेज का रोल क्या है। ये कौन सा है, ये है टोपो आइसोमरेज 2। ये किस टाइप का, ये टाइप 2 का टोपो आइसोमरेज है। ये आपका यहाँ पर जो ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, याद रखिए ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करता है, और कितने से, बाई 2। ठीक है ना, यानी कि जो लिंकिंग नंबर है यहाँ पर वो क्या हो रहा है, अगर आपको नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करनी है तो लिंकिंग नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा, तो लिंकिंग नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, -2, डेल एल के आप बोल सकते हैं -2। ठीक है, यहाँ पर जो डेल एल के था वो था +1। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया है कि टोपो आइसोमरेज 1 जो है वो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर रहा था, और ये जो है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि एक टर्न इंक्रीज कर रहा था, ये जो लिंकिंग नंबर है उसको डिक्रीज कर रहा है। ओके, और यहाँ पर हमारा एक बच चुका एंजाइम, वो कौन सा है, वो है ये आपका टोपोआइसोमरेज 4। ये जो टोपोआइसोमरेज 4 है, इसका फंक्शन मैं भी आपको आगे शो करूंगा। ये जो डीएनए, जो बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके रेप्लिकेशन के बाद क्या होता है, ये दोनों जो रेप्लिकेटेड, ये जो रेप्लिकॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये एंटेंगल्ड रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको सेपरेट करने का काम ये टोपोआइसोमरेज 4 करता है। ठीक है, रेप्लिकेशन खत्म होने के बाद। चलिए अब मैं आपको शो कर देता हूँ टाइप 2 आइसोमरेज जो है,
वो कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं किसका, टाइप 2 टोपाइसोमरेज का। पीछे हमने किसका देखा था वो इमेज, टाइप 1 का। ठीक है, आइसोमरेज। और यहाँ पर जो हम इमेज देख रहे हैं वो है एक्चुअली किसकी, ये है आपका, इसको बोलते हैं लोग टोपो आइसोमरेज 2 अल्फा। ठीक है, ये उसके डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंशन भी है। ये है आपका टाइप 2 अल्फा टोपो आइसोमरेज। ठीक है, तो एक 2 अल्फा है, एक 2 बीटा है। ठीक है, टाइप 2 ए बोलते हैं एक में। ठीक है, तो यहाँ पर है टाइप 2 अल्फा टोपो आइसोमरेज, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल में जो टोपो आइसोमरेज हैं, इसमें आपका टाइप 1 भी होते हैं। जो इसके टाइप 1 है वो वही हैं जो आपने पीछे भी देखे, टोपो आइसोमरेज 1 एंड 3। ओके, बट यहाँ पर जो इनके, ये जो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं टाइप 2 टोपो आइसोमरेज की, जैसे कि इसमें टाइप 2 ए है। ठीक है, तो ये जो आइसोमरेज हैं, ये आपका उनकी तरह एक्ट नहीं करते हैं जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे टाइप 2 आइसोमरेज, जिसमें वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका काम है रिलैक्स करने का, रिलैक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सुपर कॉइल। यानी कि चाहे डीएनए में नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो, चाहे उसमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो, उन दोनों को रिलैक्स करने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट है किससे, जो हमने पीछे भी डिस्कस, जो मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया में जो टाइप 2 आइसोमेरेज है वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस करता है। तो उसे किस तरीके से डिफरेंट है ये आपने यहाँ पे देखा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से ऐड करता है ये आपका टाइप 2 अल्फा टोप आइसोमेरेज। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ये एक डीएनए सेगमेंट से अटैच करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर अटैच हो गया है। जब ये एक से अटैच हो जाएगा उसके बाद ये दूसरे को अटैच करने की कोशिश करेगा। जब ये दोनों से अटैच हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों अटैचमेंट हो गई है, तो दोनों अटैचमेंट होने के बाद यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एटीपी की। ठीक है, बिना एटीपी यहाँ पर वर्क नहीं होगा, तो यहाँ पर ये आपकी एटीपी की जरूरत पड़ेगी। एटीपी की हेल्प से क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक यहाँ पर जो है अपना प्रोड्यूस कर लेगा, और जो सेकंड स्ट्रैंड है उसको यहाँ से पास करा देगा। आप देख सकते हैं ये सेकंड स्ट्रैंड जो है, अब वो जो ऊपर की तरफ था, जो पहले यहाँ पर प्रेजेंट था, फिर यहाँ पर, अब ये कहाँ पर चला गया, अब ये नीचे आ गया। ठीक है, तो इसने क्या करा, इसको पास करा दिया है। ठीक है, यहाँ से पास करा दिया इसके अंदर से, और ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया है इसने, टाइप 2 टोपोइसोमरेज जो है डबल स्ट्रैंड ब्रेक करके उसमें से डीएनए का जो दूसरा सेगमेंट है उसको पास करा के फिर उसको दोबारा से रीजॉइन कर दे रहा है, और इस तरीके से सेपरेट हो गए। इसी तरीके का रोल इसका यहाँ पर होता है, जैसा भी हमने देखा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके रेप्लिकेशन के बाद ये आपके एंटेंगल्ड रह जाते हैं, इनको सेपरेट कराना जरूरी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैटिनेन। ठीक है, और इनको अनटेंगल्ड करने के लिए भी टोपो आइसोमेरेज की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने आपको बताया कि कौन सा टोपो आइसोमेरेज है बैक्टीरिया के अंदर, टोप आइसोमेरेज 4। तो टोप आइसोमेरेज 4 भी क्या करेगा, इसी तरीके से एक्ट करके इन दोनों को सेपरेट कर देगा, और ताकि ये जो है, जो डीएनए है वो दो अलग अलग सेल्स में जा सके एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ओके, आई होप ये आप टोप आइसोमेरेज का भी रोल आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग इमेज में आपको शो करता हूँ, ये देखिए, ये है हमारा रिलैक्स्ड डीएनए। ठीक है, तो फुल्ली ओपन है रिलैक्स डीएनए, बट जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप देखेंगे कि इमेज के अंदर डीएनए कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सुपर कॉइलिंग। तो सुपर कॉइलिंग एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और जब हम बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग की, तो डीएनए पैकेजिंग में भी जो है इसका रोल रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा डीएनए है, कितना बड़ा डीएनए है, और ये इस सेल के अंदर है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा डीएनए वो सेल के अंदर किस तरीके से फिट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो सेल है वो रेगुलेट करती है सुपर कोइलिंग को। ठीक है, ताकि जो इतना बड़ा डीएनए है उसको स्टोर रखा जा सके, राइट।
ओके, इसके अलावा अगर हम इसे रन करते हैं जेल में, ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है। जब आप इस इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे इसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो कौन से वाले फास्ट मूव करते हैं? जो फास्ट मूव करता है एक तो वो होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो सॉरी डेंसिटी जिनकी हाई हो, बट कौन सी डेंसिटी? चार्ज डेंसिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर जिनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वो इसमें फास्ट मूव करते हैं। ओके, तो डीएनए के ऊपर क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए ताकि ये मूव कर सके। तो डीएनए के ऊपर चार्ज कहाँ से आया जिसकी वजह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में? तो आपको पता है कि डीएनए में जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, राइट, मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए में जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, राइट, बताया था ना मैंने, ठीक है, कि ये पी, ये ऊपर से जुड़ा हुआ है दूसरे, यहाँ पर ये से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक शुगर है, यहाँ पर एक शुगर है, ये डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो ये जो ऑक्सीजन होती है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी वजह से पूरे डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जितने फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उतने ही नेगेटिव चार्ज जो है प्रेजेंट होंगे उस डीएनए के अंदर, ठीक है। और क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल के अंदर रन कर सकता है। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि एक नेगेटिव एंड होता है और एक साइड क्या होता है? पॉजिटिव एंड होता है। क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। अब आप देखेंगे कि जो रिलैक्स डीएनए है वो पीछे रह गया है, और ये जो हाईली सुपर कोइल्ड डीएनए है वो बहुत आगे चला गया। क्यों चला गया आगे? क्योंकि जो इस हाईली सुपर कोइल्ड है, आप देख सकते हैं ये और ये जो ओपन फॉर्म है, इसकी क्योंकि चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम है, तो इस वजह से क्या है कि ये क्या है? स्ट्रगल फेस करेगा जेल के अंदर, ठीक है। ये क्या है? जेल। तो जेल क्या है? इसके लिए बैरियर है, आगे मूव करने से जेल उसको रोक रही है। और जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक यहाँ पे जो पोटेंशियल या बैटरी कनेक्ट की है, या जो भी आप उसे कहना चाहें, उसकी वो फोर्स है जिसकी वजह से आगे की तरफ मूव करना चाहता है, लेकिन उसको जेल जो है वो रोक रही है। तो कौन फास्ट मूव करेगा? जो छोटा होगा, जो साइज में क्या होगा? स्मॉल होगा, वो फास्ट मूव करेगा इस जेल के अंदर। क्यों? जेल में क्या है? पोर्स हैं। क्या है जेल के अंदर? पोर्स। उस पोर से पास होना है। अब इस फॉर्म को इस पोर से पास कराइए और इस फॉर्म को इस पोर से पास कराइए, तो कौन जल्दी पास होगा? ऑब्वियसली जो कि कॉम्पैक्टेड है, ठीक है, वो इससे जल्दी पास हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईली सुपर कोल्ड है, चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम है, ठीक है, क्योंकि जितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उतने ही चार्ज है। लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है वो कम वॉल्यूम में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू यहाँ पर जो चार्ज है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है ये, और जो इसकी शेप है उस शेप की वजह से, मेनली बिकॉज ऑफ शेप, बाकी सब प्रॉपर्टी सेम ही है अप्रोक्सीमेट, मेनली बिकॉज ऑफ शेप, वो जो जेल में जो पोर्स बने हुए हैं उसमें से पास होने में दिक्कत आ रही है रिलैक्स डीएनए को, इसलिए वो पीछे ही रह गया है। और हाईली सुपर कोल्ड डीएनए बहुत आगे चला गया है। दूसरी लाइन में आप देखेंगे तो बहुत सारे बैंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये डिफरेंट इनकी जो सुपर कॉइलिंग है, किसमें कितनी सुपर कॉइलिंग है, उस डिफरेंस की वजह से जो है ये बैंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि इसमें कम सुपर कॉइलिंग थी, इसमें बहुत ज्यादा सुपर कॉइलिंग थी, तो जिसमें ज्यादा थी वो उतना ही आगे चला गया है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो 3 है, यहाँ पर इन्होंने ज्यादा टाइम तक टोपाइसोमरेज से ट्रीट किया है, तो ज्यादा, जिसमें जितनी ज्यादा जो है सुपर कॉइलिंग बनने दी गई है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो लिंकिंग नंबर है वो नीचे की तरफ जाने पे डिक्रीज हो रहा है, अंडर बाउंडिंग हो रही है, ओके, और जिसकी वजह से सुपर कॉइलिंग हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ ज्यादा टाइम के लिए ट्रीट किया है, तो यहाँ पे और भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के सुपर कॉलिंग आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये जो यहाँ पे जो बैंड बने हैं ये सब टोपो आइसोमर्स हैं। इनमें बस इतना ही डिफरेंस है, किसका? सुपर कॉइलिंग का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुपर कॉइलिंग का ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो ये सब क्या है? टोपो आइसोमर्स है। तो टोपो आइसोमर जेल में किस तरीके से बिहेव करता है, ये मैं आपको शो करना चाह रहा था, कि जो हाईली कॉइल्ड डीएनए होता है वो बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिलैक्स डीएनए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो जेल टेक्निक है, इसकी हेल्प से आप ऐसे टोपो आइसोमर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं जिनके जो डिफरेंस है लिंकिंग नंबर का वो सिर्फ 1 के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि अगर सिर्फ 1 लिंकिंग नंबर का भी डिफरेंस है तो भी आप क्या कर सकते हैं? उन्हें सेपरेट करा सकते हैं।
चलिए अब टाइम आ गया है एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का। तो लिंकिंग नंबर आपको समझ में आ गया है, लेकिन अब थोड़ा सा लिंकिंग नंबर में के बारे में और जानते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग जो नंबर है, लिंकिंग नंबर इस ये दो नंबरों से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो अब लिंकिंग नंबर का एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा। तो लिंकिंग नंबर जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, वो कौन कौन से हैं? एक है इसमें ट्विस्ट नंबर, ट्विस्ट और टर्न, ये एक ही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ट्विस्ट नंबर है, ये नंबर ऑफ टर्न्स बताएगा। प्लस दूसरा है आपका रीप नंबर। ओके, तो ये दो नंबर है, ट्विस्ट नंबर और रीप नंबर। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपका सिंपली एल के इक्वल्स टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर, ठीक है। तो जो लिंकिंग नंबर है वो किस किस का है? लिंकिंग नंबर जो है आपका इस ट्विस्ट नंबर प्लस जो रीप नंबर है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये ट्विस्ट नंबर क्या है? ट्विस्ट नंबर तो वो सिंपल है कि कितने टर्न्स हैं। ये जो ट्विस्ट नंबर है वो आपको ये बता रहा है कि कितने टर्न्स हैं। और अभी तक जो है लिंकिंग नंबर को मैंने आपको ये बताया कि लिंकिंग नंबर इज इक्वल्स टू टर्न्स, ये मैं बताता आ रहा था आपको, ठीक है। लेकिन मैंने एक जगह ये बोला भी था कि वो टर्न्स नहीं है, बट अभी स्टार्टिंग का समझने के लिए जरूरी था कि आप लिंकिंग नंबर को टर्न्स से समझें। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ लिंकिंग नंबर में जो है वो टर्न्स को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, वो रीथ नंबर को भी रिप्रेजेंट करता। अब ये रीथ नंबर क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए रीथ नंबर को समझते हैं। तो रीथ नंबर बेसिकली आपका बताता है सुपर कॉइलिंग कितनी है। तो इसको बताता है, ये बताता है कि सुपर कॉइलिंग कितनी हुई है। इसके अलावा एक और भी लिंकिंग नंबर का एक फॉर्मूला और है, उसको भी हम देख लेते हैं पहले, कि लिंकिंग नंबर इज आल्सो इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा? और ये इसको समझने के लिए ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लिंकिंग नंबर इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 10.4, ठीक है। और यहाँ पर एन क्या है? एन इज टोटल नंबर ऑफ बेसिस, एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर, कि कितने बेस पेयर है। मैं अभी आपको बताता हूँ, उसमें समझाऊंगा अभी आप लोगों को। और ये तब है ये फॉर्मूला व्हेन डब्ल्यू आर इज जीरो, ठीक है। चलिए अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास कोई रिलैक्स डीएनए है, क्या है? रिलैक्स डीएनए। और ये रिलैक्स के लिए यहाँ पर, किसके लिए? रिलैक्स के लिए। देखिए, रिलैक्स डीएनए में हमने डिस्कस किया है कि एक टर्न में, ठीक है, एक टर्न, वन टर्न इज इक्वल्स टू 10.4 बेस पेयर। अगर एक टर्न 10.4 बेस पेयर के इक्वल है, तो आप मुझे बताइए कि 104 बेस पेयर में कितने टर्न होंगे? ठीक है, इतने बेस पेयर हैं, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। कैसे निकालेंगे आप? तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का बहुत सिंपल है, आपको बताना चाहिए कि एक टर्न में कितने होते हैं, ये मैंने आपको बताया ही है। तो टोटल डिवाइडेड बाई जो एक टर्न में है 10.4, कितना आ जाएगा? तो सिंपली आ जाएगा 10। तो यानी कि इसमें कितने टर्न्स हैं? 10 टर्न्स हैं, ठीक है। इजी सिंपल, कुछ करना पड़ा इसमें? कुछ भी नहीं था। आपने देखा, आपको पता है बी फॉर्म डीएनए में 10.4 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, आपको बताया गया ए 104 बेस पेयर है, तो उसमें कितने टर्न्स होंगे? तो आपने निकाले, कैसे निकाला? दोनों को डिवाइड करके। किसको किससे डिवाइड किया? आपने जो डिवाइड किया है वो किया है कि टोटल कितने बेसिस थे, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन, ठीक है। डिवाइडेड बाई किससे? क्या? 10.4, जो कि बी फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, वो भी किसमें? रिलैक्स स्टेट में। क्लियर है? तो यही वो फॉर्मूला है, एन डिवाइड बाई 10.4। तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप ट्विस्ट भी इसी से ही निकालेंगे। ट्विस्ट क्या है? ये आपने जो निकाला वो टी डब्ल्यू ही है, टी डब्ल्यू इक्वल्स टू ट्विस्ट, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है। अब ये लिंकिंग नंबर के इक्वल क्यों आया, उसके लिए हमें पहले इस रीत को समझना होगा। क्योंकि ये फॉर्मूला तो टी डब्ल्यू का था, इसको लिंकिंग नंबर के इक्वल रखा कब? जब रीत जीरो थी, ठीक है। तभी तो रखा ना, पहले तो नहीं रखा। इसके लिए अब हम इमेज देखते हैं, और इमेजेस से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
तो ये है हमारी फर्स्ट इमेज। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहा है इसके ऊपर, इमेज के ऊपर। ओके, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ओके, सो ये जो इमेज हमारे सामने है, इसमें आप देखेंगे इसमें लिंकिंग नंबर कितना दिया हुआ है, 25। आई होप आपको दिख रहा है, लिंकिंग नंबर इज 25। इसके बाद ट्विस्ट नंबर कितना गिवन है, ट्विस्ट नंबर इज 25। और रीत नंबर कितना गिवन है, रीत नंबर आपको गिवन है 0। ठीक है, तो याद रखिए जब हम बात कर रहे हैं किसकी, जब हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए की, तो क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिंकिंग नंबर है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल्स टू ट्विस्ट नंबर, राइट, टी डब्ल्यू। ये है, क्योंकि ट्विस्ट नंबर इसी को रिप्रेजेंट करता है कि कितने हेलिकल टर्न्स हैं। और ट्विस्ट नंबर इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गया है, लिंकिंग नंबर। लेकिन कब, ये लिंकिंग नंबर के इक्वल है जब रीथ नंबर 0 है। जब रीथ नंबर क्या है, 0, यानी कि ये अभी सुपर कोइल्ड नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको एक सिंपल रिलैक्स स्टेट देखने के लिए मिल रही है। और जब ये इस टाइप की स्टेट होती है तो उसमें रीथ नंबर 0 होता है। पहले ही आपको समझना है कि रीथ नंबर यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, इसीलिए जो ट्विस्ट नंबर ऑफ टर्न्स निकालने का जो फॉर्मूला था, जो मैंने आपको बताया क्या था, कि टोटल कितने बेस पे ना डिवाइड बाय 10.4, वो किसका है, वो ट्विस्ट के लिए भी है और वो लिंकिंग नंबर के लिए भी, लेकिन कब, जब रीत का नंबर 0 है। ठीक है, नाउ अब इसमें रीत देखते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं। अभी ये जो हमारा लिंकिंग नंबर था एक तरीके से रिलैक्स्ड में था। जो रिलैक्स्ड में होता है उसको हम एल के नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। एल के नोट क्या बताता है कि रिलैक्स स्टेट में जो उसका लिंकिंग नंबर है दैट इज एल के नोट। क्लियर। अब नेक्स्ट इमेज देखते हैं इसमें। ये इमेज अब आपके सामने आ गई है। इस इमेज में आप देखिए कि क्या हुआ है। इस इमेज में यहाँ पर जो ट्विस्ट नंबर है टी डब्ल्यू, वो 25 हो गया है। 25 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने लिंकिंग नंबर डिक्रीज किया, -2। चेंज, जो चेंज आया है लिंकिंग नंबर में उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लिंकिंग नंबर चेंज हुआ है, -2 हो गया है। वो किस वजह से हुआ है, वो इस वजह से हुआ है जो कि पीछे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता आ रहा हूँ, कि जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्न्स कम, -2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कम हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम होने से जो पहले 25 था टर्न, उसमें माइनस कर दीजिए 2, कितने हो जाएंगे, 23। तो यहाँ पर भी रीथ नंबर जो है डब्ल्यू आर वो 0 है। यानी कि अगर डब्ल्यू आर चेंज नहीं हो रहा है, जब रीथ नंबर चेंज नहीं होता है, उस केस में जितना चेंज लिंकिंग नंबर में आएगा उतना ही चेंज आपका ट्विस्ट नंबर में भी आएगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी पीछे एग्जांपल मैंने आपको बता रहा था, मैं उसमें कह रहा था कि लिंकिंग नंबर नंबर ऑफ टर्न्स के इक्वल है, क्योंकि वहां पर रीथ नंबर चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे थे कि, और क्यों नहीं हो रहा रीथ नंबर चेंज, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हमने क्योंकि -2 किया है, तो -2 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज किए, डिक्रीज किए मतलब यहाँ पर अंडर वाइंडिंग हुई है। ठीक है, यहाँ मेंशन भी है अंडर वाइंडिंग है। अंडर वाइंडिंग में जो सुपर कॉइलिंग होती है वो कैसे होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होती है क्योंकि टर्न नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो नेगेटिव होती है। तो उस केस में दो ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन ये था कि दोनों स्ट्रैंड को ओपन कर दिया जाए इस तरीके से, यानी कि एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबल था। दूसरा क्या था, दूसरा था सुपर कॉइलिंग इंट्रोड्यूस की जाए। अब हम देखते हैं सुपर कॉइलिंग। ये देखिए यहां पर अब हमने क्या है, नेगेटिव सुपर हेलिक्स यानी कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग यहां पर हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ है, यहां पर भी डेल है, लिंकिंग नंबर कितना हुआ है, -2। यहाँ पे भी लिंकिंग नंबर चेंज हुआ, ऊपर वाले केस में भी लिंकिंग नंबर चेंज हुआ। दोनों में जो लिंकिंग नंबर है उसको चेंज किया गया है टू -2। यहाँ पे भी लिंकिंग नंबर -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं LK23, LK23। दो ऑप्शन होते हैं डीएनए के पास अगर लिंकिंग नंबर चेंज हो रहा है, या तो वो दोनों स्टैंड को इस तरीके से ओपन कर ले अंडर वाइंडिंग के केस में, या वो सुपर कॉइल हो जाए जैसा यहाँ पर हुआ है।
सुपर कॉइलिंग कैसी होगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है नेगेटिव सुपर हेलिक्स, ठीक है। ये कैसा है, ये है अनवाउंड सर्कल। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है रीथ नंबर अभी भी 0 है, ये अभी भी उसी फॉर्म में है, बट इसने क्या किया, अपने स्ट्रैंड्स को ओपन कर लिया सुपर कॉइलिंग से बचने के लिए। क्लियर हो गया। बट यहाँ पर सुपर कॉइलिंग हो गई, तो यहाँ पर आप देखें कि टर्न में के नंबर में क्या चेंज आएगा और रीथ के नंबर में क्या चेंज आएगा। ठीक है, अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ। देखिए, लिंकिंग नंबर 23 हो गया है एल के -2 की वजह से, जो कि पहले कितना था, पहले था 25, अब वो हो गया है 23। अब अगर हम मान लेते हैं कि ट्विस्ट नंबर चेंज नहीं हुआ, ट्विस्ट यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो चेंज नहीं हुए, कितने हैं टर्न्स, अभी भी आपके 25 बने हुए हैं अप्रोक्सीमेट। तो उस केस में क्या होगा, ये जो रीथ नंबर है ना, ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या हो गया है, रीथ नंबर हो गया है आपका -2। रीथ नंबर इज नाउ -2 हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब एक ही सर्कल होता है तो 0 होता है रीथ नंबर, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है तो रीथ नंबर क्या हो गया है, -2। तो यहाँ पर पहले एक ही था तो 0 1 2, इस तरीके से आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रीथ्स हैं, यहाँ पे 2 रीथ हैं, ये 1 और ये आपकी 2। ठीक है, तो 1 2 और माइनस इसलिए बोला है क्योंकि कैसी कॉइलिंग है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, नेगेटिव सुपर हिलिक्स है। और अगर ये आपका पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा जब आपकी पॉजिटिव सुपर हिलिक्स होगा। ठीक है, तो रीथ नंबर समझ में आया। ठीक है, तो अगर आपका ये टी डब्ल्यू चेंज नहीं हो रहा है, टी डब्ल्यू जब चेंज नहीं होगा उस केस में रीथ नंबर को चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि लिंकिंग नंबर जब चेंज होते हैं, लिंकिंग नंबर यहाँ -2 हुआ तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो आपका ट्विस्ट नंबर में चेंज आए, जैसे यहाँ पर हुआ फर्स्ट वाले केस में, या फिर इससे क्या हो सकता है, रीथ नंबर में चेंज आए। ठीक है, और ये भी हो सकता है दोनों में चेंज आ रहा हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताया समझाने के लिए कि रीथ नंबर क्या है और ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है लिंकिंग नंबर से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला देखा था, लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर। तो अभी जो हमने देखा है कि यहाँ पर 25 है, ट्विस्ट नंबर में कोई चेंज नहीं आया था, 25 है, बट रीथ नंबर क्या हो गया, -2 हो गया, तो लिंकिंग नंबर कितना हो गया, 23। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के केस में अलग हो जाएगा। ठीक है, सुपर कॉइलिंग हेलिक्स में सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के केस में क्या होगा कि जो रीथ नंबर है उसको आपको पॉजिटिव काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, इसलिए उसको पॉजिटिव बोला गया है। ठीक है, पॉजिटिव सुपर कॉलिंग, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते हैं। अब मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज नहीं हुए तो रीथ नंबर क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वहां पॉजिटिव +2 होगा। ठीक है, अगर ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है ये कॉन्सेप्ट कि रीथ नंबर क्या है, ट्विस्ट नंबर क्या है और लिंकिंग नंबर क्या है, तीनों के बीच का रिलेशन भी आपको क्लियर हो गया है। ओके, नाउ अभी तक जो सुपर कॉइलिंग हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइलिंग डिस्कस की है, इसके टाइप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिमिक सुपर कॉइलिंग। ओके, और इसे आप बोल सकते हैं इंटरबाउंड, क्योंकि इसमें जो है आपका डीएनए आपस में ही जो है कॉइल हो जाता है, जो मतलब जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उसी को इलेक्ट्रोनिमिक सुपर कॉइलिंग बोलते हैं। इसके अलावा एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग। ओके, सोलेनॉइड ये जो है आपने टर्म सुनी होगी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक में, अपने 10th 12th वगैरह क्लासेस में। और इसमें आपने एक और टर्म भी सुनी होगी टोरॉइड, तो इसको टोरॉइडल सुपर कॉइलिंग भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो टोरॉइडल मतलब इन्फिनाइट सोलेनॉइड को टोरॉइड बोलते हैं। नाउ तो देखते हैं कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनिमिक एंड सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग में। तो यहाँ पर ये जो आप इमेज देख सकते हैं, ये किसकी इमेज है, ये है इलेक्ट्रोनिमिक सुपर कॉइलिंग की। ठीक है, जो भी हमने देखी है नेगेटिव पॉजिटिव
ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये सुपर कॉइल की हेलिक्स यहाँ पे है। ठीक है, हाईलाइट करके दिखा देते हैं हम थोड़ा सा। तो ये डॉटेड यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये क्या है, इसकी सुपर कॉइल की हेलिक्स है। राइट, ये ब्रांच पॉइंट्स यहाँ पे शो किया गया है इसके अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये क्या है, ये पेलेक्ट्रोनेमिक सुपर कॉइलिंग है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नाउ जो सेकंड टाइप है वो है आपका सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेरिकल शेप आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग। ओके, और ये जो सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? जैसे आपने देखा है कि डीएनए पैकेजिंग, तो डीएनए पैकेजिंग में आपने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में सुना होगा। तो हिस्टोन के अराउंड डीएनए रैप होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, वो स्पेरिकल शेप में होता है, राइट। तो वही आपका क्या है, सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग है। ठीक है, तो पैकेजिंग में जो है सुपर कॉइलिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इसी से जो है इतना बड़ा डीएनए कॉम्पैक्ट होकर के एक सेल के अंदर आ पाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं ये हमारे पेलेक्टोनिमिक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं पेलेक्टोनिमिक सुपर कॉइलिंग, ये किस टाइप की है, यानी कि जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को देख करके मुझे बताइए कि ये आपकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है या नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, या फिर ये राइट हैंडेड है और ये लेफ्ट हैंडेड है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो इसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसमें आप सिंपली ये देख सकते हैं कि ये पहले राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। तो क्या तरीका बताया था हमने राइट और लेफ्ट हैंडेड का, कि आपको देखना है कि जो ओवरलैपिंग वाला जो सेगमेंट है जो ऊपर से जा रहा है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन ये है राइट। किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, राइट में जा रहा है। क्योंकि ये राइट में जा रहा है तो दैट मीन्स ये आपका कैसा है, ये आपका राइट हैंडेड है। क्या है ये आपका राइट हैंडेड। ठीक है, सुपर हेलिक्स या सुपर कॉइल, ठीक है, जो भी आप इसे बोलना चाहें। तो ये आपका कैसा है, ये आपका राइट हैंडेड है। और अगर हम बात करें कि ये आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में आएगा या फिर ये पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में आएगा, तो आप वो कैसे डिसाइड करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी एक जो इंटरसेक्शन है इनका, वहां पर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी होगी। तो जो ऊपर से जो सेगमेंट जा रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये है। और नीचे ये सेगमेंट रोटेट करके फिर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, तो यानी कि इसके नीचे से जो जा रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हाफ एरो बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये नीचे से गया है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ये है। तो दोनों आपने बना लिए हैं। अब आप देखिए कि टॉप वाले से जो बॉटम वाले एरो की तरफ जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसी है, उसकी डायरेक्शन है ये कैसी है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड मतलब ये कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सुपर कॉइल है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको सिखाई हैं कि नेगेटिव सुपर कॉइल कैसे देखना है, राइट हैंडेड कैसे देखना है। ठीक है, तो हैंडेडनेस अलग है और नेगेटिव पॉजिटिव अलग है, याद रखिएगा। अब हमें देखना है कि पेलेक्टोनेमिक और ये जो सोलेनोइडल सुपर कॉइलिंग है, इनमें क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे बता देता हूँ और आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो ये जो हमारा पेलेक्टोनेमिक जो है, जिसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ये जो सुपर कॉइलिंग है इसमें दो टाइप हमने देखे हैं। कौन कौन से देखे हैं इसमें टाइप? इसमें हमने देखा है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, राइट, और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग में हमने देखा है कि नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इसकी कैसी होती है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इसकी राइट हैंडेड होती है, राइट। अभी ये जो एग्जांपल भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो उसमें आपने देखा कि जो नेगेटिव वाली सुपर कॉइल है ये कैसी है, ये राइट हैंडेड है। ठीक है, तो ये है आपकी राइट हैंडेड। और जो पॉजिटिव वाली सुपर कॉइलिंग है ये कैसी है, ये आपकी लेफ्ट हैंडेड होती है। ओके, और ये किसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर जो हमारा डीएनए है जिसमें सुपर कॉलिंग हम पढ़ रहे हैं वो कैसा है, वो बी फॉर्म का डीएनए है, और बी फॉर्म डीएनए कैसा होता है, वो भी राइट हैंडेड होता है। ठीक है, आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया है। अब इसी तरीके से जो हमारा सोलेनोइडल सुपर कॉइलिंग है, इसके भी दो टाइप है। किसके?
सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग के। अब इसको समझाने के लिए हमें स्पेस चाहिए होगा, तो मैं ये वाली इमेज यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। नाउ जो हमारा ये कौन सा है, सोलेनोइडल, सोलेनोइडल सुपर कॉइलिंग, इसके भी दो टाइप रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? इसमें भी आएगा आपका नेगेटिव सुपर, मतलब नेगेटिव सोलेनोइडल सुपर कॉइलिंग, ठीक है। जैसे ये जो आपका नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे नेगेटिव पेलेक्टोनिमिक सुपर कॉइलिंग, ठीक है। इस तरीके से आप इनको नेम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे इसको नेगेटिव सोलेनोइडल सुपर कॉइल। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव सोलेनोइडल सुपर कॉइल। ओके। तो इसमें भी नेगेटिव भी होगा इसमें, और इसमें पॉजिटिव भी होगा। तो डिफरेंस जो है इसमें बस वो ये है कि इसमें जो हैंडेडनेस है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दिस पेलेक्टोनिमिक। जहां पर पेलेक्टोनिमिक में नेगेटिव वाला जो होता है वो राइट हैंडेड होता है, इसके केस में ये लेफ्ट हैंडेड होता है। कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। और जहां पर पॉजिटिव सोलेनोइड के केस में ये आपका लेफ्ट हैंडेड होता था, यहाँ पर ये होता है राइट हैंडेड। ओके। तो ये है यहाँ पर मेजर डिफरेंस इनके बीच में। एंड ये आपको पता ही है नेगेटिव सुपर कॉइल कब होता है? नेगेटिव सुपर कॉइल होता है जब आपका जो लिंकिंग नंबर है वो क्या हो जाता है, वो लेस देन हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है। वो आपका लेस देन होता है जो उसका ओरिजिनल है, रिलैक्स स्टेट का जो लिंकिंग नंबर था, ठीक है। यानी कि अगर लिंकिंग नंबर रिड्यूस हो जाए। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कब होती है? जब लिंकिंग नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो सेम ही केस है, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव उसी को ही बोला गया है। यहाँ पर भी जो नेगेटिव है उसका मतलब है कि लिंकिंग नंबर डिक्रीज हुआ है, और यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है कि लिंकिंग नंबर इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो हैंडेडनेस होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ओके। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका न्यूक्लियोसोम कोर, ओके, यानी कि हिस्टोन, और इसके अराउंड सराउंडिंग में ये आपका डीएनए रैप्ड है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका डीएनए, ओके। और ये आपका हिस्टोन कोर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाउंड हो गया इसके साथ। कैसी यहाँ पे कॉइलिंग हुई है, यहाँ पर आपकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, बट किस टाइप की है, सोलेनोइडल, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव सोलेनोइडल सुपर कॉइल है, ठीक है। और ये जो है ये आपकी नॉर्मल अनबाउंड पॉजिटिव सुपर कॉइल है, बट किस टाइप की है, इलेक्ट्रोनिमिक, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे पता करते हैं, ये मैंने आपको बताया है कि आ, आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि ये राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंडेड है। तो आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड है। और जो लेफ्ट हैंडेड होती है उसको, वो किस टाइप की होती है, वो पॉजिटिव सुपर कॉइल होती है। या फिर मैंने आपको यही बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप ऊपर वाले की एरो की डायरेक्शन बनाएंगे, और ये क्योंकि जब ये घूम के आएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ये कंप्लीट एरो और ये हाफ एरो। डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका वन नेगेटिव सुपर कॉइल। यहाँ पे किसका एंजाइम का यूज किया गया है, टोपो आइसोमरेज का यूज किया गया है, ताकि यहाँ पर लिंकिंग नंबर रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो आपको पता है टोपो आइसोमरेज क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने इसको यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पर बस आपकी एक ऐसी बची है, यहाँ पर बस आपकी नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बची है बिकॉज ऑफ दिस सोलेनोइडल, ओके। अब मैं बस एक बार आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ पूरे एक बार लेक्चर का, ठीक है। तो बस आपको ये थोड़ा मेमोराइज हो जाए, इसके बाद जस्ट हम जाएंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा है कि सुपर कॉइलिंग हमने डिस्कस की। सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग में हमने क्या क्या डिस्कस किया,
सुपर कॉइलिंग में हमने देखा कि दो टाइप की है। एक हमने देखी अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक है सोलेनोइडल सुपर कॉइलिंग, और कौन सा टाइप देखा अभी हमने? एक हमने देखा अभी पेलेक्टोनिमिक सुपर कॉइलिंग, राइट। इसमें सोलेनोइडल की अगर हम बात करें तो सोलेनोइडल में अगेन दो टाइप हैं इसके। कौन कौन से हैं? अगेन इसमें है पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होती है। इसमें नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है, राइट। और पॉजिटिव वाले को हमने यहाँ पर, ये पॉजिटिव सोलेनोइडल है, ठीक है। ये नेगेटिव सोलेनोइडल। राइट हैंडनेस जो है यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये राइट कर लीजिए इसको, ये राइट हैंडेड है और ये लेफ्ट हैंडेड है। इलेक्ट्रोनिमिक में आएंगे तो अगेन इसके भी दो टाइप हैं। इसमें भी आएगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिमिक एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोनिमिक। इसमें हमने देखा है कि जो हैंडेडनेस है वो कैसी है, ये आपका लेफ्ट हैंडेड है और ये आपका कैसा है, राइट हैंडेड है। इसके केस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनिमिक है लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है, ठीक है ना। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इतनी देर से हम यही पढ़ा रहे हैं, ये आपको पता चल गया है। अब क्योंकि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में क्या होता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होता है, कि जो ट्विस्ट नंबर है वो इंक्रीज होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लिंकिंग नंबर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बताया, लिंकिंग नंबर किससे ज्यादा हो जाता है? लिंकिंग नंबर ज्यादा हो जाता है जो एब्सोल्यूट लिंकिंग नंबर है। ये क्या है, ये लिंकिंग नंबर है रिलैक्स्ड स्टेट के लिए। कैसे निकालेंगे ट्विस्ट नंबर और लिंकिंग नंबर? मैंने बताया n डिवाइडेड बाई 10.4 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर 10.4 बेस पेयर पर टर्न से ज्यादा हो जाता है आपका जो टर्न्स हैं, ठीक है, मतलब बेस पेयर का नंबर अगर यहाँ पे, नहीं कम हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी नॉट ज्यादा, कम। यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेस देन हो जाते हैं। किसमें? लेफ्ट हैंडेड में। राइट हैंडेड में क्या है, ओ सॉरी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेमिक में क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेमिक में जो आपके 10.4 बेस पेयर पर टर्न है उससे ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से लिंकिंग नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे लिंकिंग नंबर डिक्रीज हो जाएगा। बेस पेयर टर्न भी मैंने आपको बता दिया क्या होगा इसके साथ, ठीक है। और आप एब्सोल्यूट के टर्म्स में लिखना चाहें तो यहाँ पे जो लिंकिंग नंबर है वो लेस देन हो जाता है जो नॉर्मल होता है रिलैक्स स्टेट में, ठीक है। ये है। इसमें एक और जो आपका पैरामीटर है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ साथ में। वो है आपका सुपर हेलिकल डेंसिटी, सुपर हेलिकल डेंसिटी। इसी को बताने के लिए मैंने ये स्लाइड दोबारा से लिखी है आप लोगों के लिए। सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या है, इसको समझते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये डेंसिटी निकलेगी कैसे? सुपर हेलिकल डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो ये लिंकिंग नंबर से निकलती है। कैसे निकलती है? लिंकिंग नंबर से। इसका जो साइन है वो डेंसिटी वाला है, सिग्मा से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू, ये होती है कि कितना चेंज आया है लिंकिंग नंबर में डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल लिंकिंग नंबर है रिलैक्स्ड स्टेट का। ये क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट का लिंकिंग नंबर है, कि रिलैक्स स्टेट में उसमें कितने टर्न्स थे। अगर रीथ नंबर जीरो है, कि अगर डब्ल्यू आर जीरो है, तो उस केस में लिंकिंग नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर रिलैक्स स्टेट की बात हो रही है, तो यानी कि ये नंबर ऑफ टर्न्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में कितने हैं, मतलब नॉर्मल उस
सर्कुलर डीएनए में कितने टर्न्स थे, वही उसका लिंकिंग नंबर था। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है एल के नॉट डिवाइडेड बाई कि कितना चेंज आया। जैसे हमने देखा था ना पीछे कि हमने बोला था डेल एल के हो गया -2। ठीक है, तो -2 हो गया। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल दोनों में लिख दे। चलिए दोनों में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोनमी में क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोनमी में लिंकिंग नंबर इंक्रीज हुआ था, राइट। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो डेल एल के है, जो चेंज आया है वो कितने का आया, मान लीजिए 2 का आया है, +2 मतलब कि 2 टर्न्स इंक्रीज हो गए। अगर 2 टर्न्स इंक्रीज हो गए, और मान लेते हैं कि जो एब्सोल्यूट लिंकिंग नंबर है यानी कि जो सर्कुलर डीएनए उसमें जो ओरिजिनल टर्न्स थे, लेट से वो हैं आपके, कितने ले लें, 100 ले लेते हैं, लेट से 100 है, ठीक है। 100 या 50 ले लेते हैं, चलो 50 कर लेते हैं कि 50 टर्न्स है। तो 50 है, तो यहाँ पर एक इसके इक्वल हो जाएगा एल के नॉट के, तो 50 एल के नॉट है। तो कितना आ जाएगी डेंसिटी, कितनी आ जाएगी 2/50। कितना हो जाएगा 2/50, 2/50 आपका हो जाएगा 4% हो जाएगा आई थिंक, राइट। तो दैट विल बी 0.04 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, ठीक है। तो 4% है, दैट मीन्स ये हमें 4% क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो 100 टर्न्स थे उसमें 4 टर्न्स इंक्रीज हुए हैं, ये हमें बताता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल के लिए निकाल सकते हैं। मैं आप कह रहा हूँ कि यहाँ पर एल के जो है वो माइनस कितना ले लें, -4 ले लें, ठीक है। और जो ओरिजिनल एल के है लेट से अगेन 50 ले लेते हैं। तो डेंसिटी निकालिए कितना आ जाएगा, तो -4/50 निकाल लीजिए, कितना आएगा -4/50। तो यहाँ पर एल के -4 लिया है क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेमिक है। तो नेगेटिव में क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स। तो -4/50 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 5 8 जा 40। तो ये आपका 8% आ जाएगा, 0.08। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 8% आ जाएगी। तो ये भी, ये आपका क्या बता रहा है, ये सिंपली आपको ये बता रहा है कि डिग्री ऑफ अनवाइंडिंग क्या है, ठीक है, या डिग्री ऑफ ओवर वाइंडिंग कितनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लगाना मत भूलिएगा, नेगेटिव मतलब ये आपकी अंडर वाइंडिंग हुई है। यानी कि जो नॉर्मल पहले 100 टर्न्स होते थे उसमें से अप्रोक्सीमेट 8 टर्न्स जो है वो कम हो गए हैं। ये उस चीज को सिग्निफाई कर रहा है कि कितने टर्न्स यहाँ पे आपका चेंज आ रहा है, ठीक है। और जो हमारा सेल्यूलर डीएनए होता है उसमें जो हमें देखने के लिए मिलती है क्या, सुपर हेलिकल डेंसिटी, इट इज इन बिटवीन -0.05 टू -0.07। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है, देखिए पहले तो माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो सेल्यूलर डीएनए है वो कैसा रहता है, वो अंडर बाउंड रहता है। कैसा रहता है, अंडर बाउंड। अंडर बाउंड किस टाइप की इलेक्ट्रोनेमिक में आएगा, नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, तो वो आएगा आपका नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो सेल्यूलर डीएनए है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेमिक रहता है, ठीक है, अंडर बाउंड रहता है। और कितना है, 5 से 7%, बिटवीन 5 to 7% रहता है। यानी कि 100 में से 7 टन अप्रोक्सीमेट जो है आपके कम हो जाते हैं। क्लियर हो गया, कितने, आउट ऑफ 100 5 टन कम हो रहे हैं, या फिर आउट ऑफ 100 7 टन कम रहते हैं एज कंपेयर टू रिलैक्स स्टेट, ये आपको बता रहा है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका सीएसआर एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लाज्मिड विद ए लिंकिंग नंबर ऑफ 200, तो लिंकिंग नंबर यहाँ पे 200 है। टोपोलॉजिकल वाइंडिंग नंबर 200 यानी कि आपका ट्विस्ट नंबर दिया हुआ है, ओके। एंड ए रीडिंग नंबर इक ऑफ 0, ठीक है। तो डब्ल्यू आर आपको 0 गिवन है, वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इक्वलाई। तो ये ऑब्वियस ही था क्योंकि आपको पता है कि जो लिंकिंग नंबर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, एल के इक्वल्स टू टी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आर। तो लिंकिंग नंबर 200 है, ट्विस्ट नंबर 200 है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये तो इक्वल ही हो गए हैं, तो यानी कि डब्ल्यू आर आपका 0 होगा, ये ऑब्वियस ही है, ठीक है। नहीं भी बताते तो आपको पता चल जाता। द प्लाज्मिड वाज री आइसोलेटेड फ्रॉम द कल्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट
द रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वाज फाउंड टू पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका सेम है, ठीक है, जो ओरिजिनल था। तो दैट मीन्स सीक्वेंस में कोई ऐसा चेंज नहीं आया है, तो सेम है डीएनए। बट इट पॉजेज ए रीडिंग नंबर -5, तो जो रीडिंग नंबर है अब उसमें क्या हो गया, -5 हो गया है। आपको बताना है द फॉलोइंग स्टेटमेंट made about this observation, which one of the following combination of above statement is correct representation of the fact, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारी स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। फर्स्ट स्टेटमेंट है लिंकिंग नंबर ऑफ द रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड बी 195, क्या ये पॉसिबल है? देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो लिंकिंग नंबर इक्वल्स टू ट्विस्टिंग नंबर प्लस रीडिंग नंबर। अब एक इन्होंने बताया क्वेश्चन में कि रीडिंग नंबर कितना हो गया, -5 प्लस, ब्रैकेट में डाल लीजिए इसको। अब ये कह रहा है कि लिंकिंग नंबर 195 हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? ट्विस्टिंग नंबर कितना था, ट्विस्टिंग नंबर जो है ये आपका टोपोलॉजिकल बाइंडिंग नंबर कितना था, 200 था, ठीक है, तो ये था आपका 200। तो अगर ये 200 ही रहता है, जो कि पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस की है कंडीशंस, कि कंडीशंस क्या हो सकती हैं, दो कंडीशन हो सकती हैं। या तो जब भी आपका ये लिंकिंग नंबर में अगर चेंज आता है तो उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसके जो ये आपका ट्विस्टिंग नंबर है वो आपका चेंज होता है, या फिर आपका ये आपका रीडिंग नंबर है ये चेंज होता है, ठीक है, ये दो कंडीशन देखी थी। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो रीडिंग नंबर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है, बट ट्विस्टिंग नंबर आपका सेम है, ठीक है। तो इस केस में ये आप देख सकते हैं 195 के इक्वल आ जाएगा, तो 195 टू 200 -5 इज 195। सो ये कंडीशन तो यहाँ पे वैलिड लग रही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है ये दैट लिंकिंग नंबर ऑफ रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड रिमेन 200, ये कह रहा है कि लिंकिंग नंबर चेंज नहीं हुआ। देख सकते हैं आप क्लियरली कि रीडिंग नंबर चेंज हुआ है, क्वेश्चन में कितना हुआ, -5। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रीडिंग नंबर में चेंज आए और लिंकिंग नंबर में चेंज ना हो। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ये आपका जो ट्विस्टिंग नंबर है या टोपोलॉजिकल वाइंडिंग है इसमें चेंज आए और लिंकिंग नंबर चेंज ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लिंकिंग नंबर है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, कोई भी एक चेंज होगा तो उससे लिंकिंग नंबर पे अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है, ये 200 था, तो ये क्योंकि रीडिंग नंबर में चेंज आया तो ये 200 नहीं रह सकता। फिर ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है ट्विस्टिंग ऑफ द रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड रिमेन 200, तो ये कह रहा है कि जो टी डब्ल्यू है, ट्विस्टिंग नंबर है, वो आपका चेंज नहीं हुआ है, वो पहले भी 200 था, वो अभी भी 200 है, ठीक है। तो जैसा हमने देखा कि जो ऑप्शन वन था, ऑप्शन वन की कंडीशन में हमने ये तो देखा है कि ट्विस्टिंग नंबर अगर 200 रहेगा तो ये लिंकिंग नंबर 195 हो सकता है, ठीक है। जिसमें सिर्फ हमने यही कंसिडर किया है कि सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आया है, चेंज सिर्फ रीडिंग नंबर में आया है, बाकी किसी में चेंज नहीं आया है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट है कि ये आपका 200 है। फिर लास्ट ऑप्शन है दैट ये जो आपका ट्विस्टिंग नंबर है ऑफ द रीआइसोलेटेड प्लाज्मिड वुड बी 195, तो यहाँ पर क्या है कि रीडिंग नंबर भी चेंज हो रहा है और ट्विस्टिंग नंबर भी चेंज हो रहा है, जबकि डीएनए सेम है, तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है, ठीक है, क्योंकि रीडिंग नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 हो गया, ठीक है, अनबाउंडिंग की वजह से जो है यहाँ पे रीडिंग नंबर -5 हो गया, लेकिन यहाँ पर ट्विस्टिंग नंबर का फिर चेंज होना नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका अगेन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कंडीशन देखी है, या तो लिंकिंग नंबर से ट्विस्टिंग नंबर में चेंज आएगा, रीडिंग नंबर में चेंज आएगा, ओके, बट यहाँ पर ये दोनों में चेंज लाना चाह रहा है, और जबकि उसका डीएनए में आपका जो है मोलिकुलर वेट वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पर ए और जो आपका सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, तो ए और सी ऑप्शन जो करेक्ट है वो किसमें, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, और बाकी जो ऑप्शन है वो आप फिर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है इन गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम इन 2014, topological winding number of 2 kilo base pair covalently closed circular DNA was found to be 191 with a reading number of -4
hence its linking number and number of base pair per turn when the molecule is laid flat on the surface is dash and dash respectively। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वो है लिंकिंग नंबर और नंबर ऑफ बेसिस पर टर्न हमें निकालने हैं। तो गिवन लिख लीजिए सबसे पहले कि क्या क्या गिवन है आपको। तो गिवन में आप देख सकते हैं कि हमें वाइंडिंग नंबर दिया हुआ है, टोपोलॉजिकल वाइंडिंग नंबर, तो एक्चुअली ये आपका ट्विस्ट नंबर है TW, ठीक है। और ये कि आपको कितना गिवन है, दैट इज 191। इसके साथ आपको बताया है कि जो लेंथ है वो कितनी है, 2 किलो बेस पेयर है, यानी कि जो नंबर ऑफ बेस पेयर है इस डीएनए में दैट इज 2000, है ना। किलो जब हटाते हैं तो कितना आता है, किलो का मतलब होता है 1000। तो 1000 बेस पेयर था, 2 into 1000 इज 2000 बेस पेयर, ठीक है। और क्या बताया है, रीडिंग नंबर बताया WR विच इज इक्वल टू -4। क्या पूछा है, लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लिंकिंग नंबर इक्वल टू ट्विस्ट नंबर प्लस WR। ट्विस्ट नंबर आपको पता है दैट इज 191 और रीडिंग नंबर -4 इक्वल टू 187। तो दैट मीन्स या तो ऑप्शन ए हो सकता है या फिर ऑप्शन डी हो सकता है, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ बेसिस, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न हमें निकालना पड़ेगा कि एक टर्न में कितने हैं। तो ये बहुत इजी है, ये अभी तक हम यही करते हुए आ रहे हैं बार बार। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो सिंपली डिवाइड कर दो, कितने बेसिस हैं, तो टोटल बेस है 2000, है ना। और ये बेसिस कितने में लाई कर रहे हैं, ये 191 टर्न्स में है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस है कितने में है, 191 उसमें है। तो डिवाइड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक कितने बेसिस हैं पर टर्न, ये आप यहां से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जरा डिवाइड करके बताइए कि कितना आएगा। 2000 डिवाइडेड बाय 191 इक्वल्स टू 10.47। तो 10.471 ये आ रहा है आपका। तो किस में क्लोज दिखाई दे रहा है आपको, 187 यहाँ पे बोला है, 10.69 यहाँ पे बोला है 10.5। तो हमारा आंसर इसके ज्यादा क्लोज है, तो हम इसको टिक कर देंगे 187 कोमा 10.50, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 10.50। तो किसके क्लोज है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।